एग्जाम से रिलेटेड बात ना लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब लास्ट क्लास होगा हमारा तो वहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा उन सारी चीजों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। अब हमने बात की थी, हैमस्ट्रिंग्स हम डिस्कस कर चुके थे। ग्लूट्स के ऊपर हमने बात की थी या नहीं की थी, वो मुझे एक बार बता देना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर कर लिया था तो भी बता देना, नहीं किया था तो भी बता देना। जो ग्लूटस मैक्सिमस है, इसको हम लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी कहते हैं, सबसे बड़ा मसल है बॉडी का, ठीक है। और जो ग्लूट्स है, इसमें आपके तीन पार्ट्स होते हैं। मैक्सिमस तो चलो सबसे बड़ा है ही है, इसका मेन काम होता है हिप एक्सटेंशन, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है हिप एक्सटेंशन। यानी कि जो डोंकी किकिंग वगैरह वाली मूवमेंट होती है ना, उसमें हिप एक्सटेंशन ही हो रहे होते हैं मेनली। और ग्लूटस मीडियस और मिनिमस का मेन काम क्या होता है, इसका होता है हिप एबडक्शन, ठीक है। हिप एबीडी, पैर को बॉडी से बाहर की तरफ को लेके जाने वाला जो मूवमेंट है, वो होता है आपका ग्लूटस मीडियस और मिनिमस का, ठीक है। वैसे हम उसको साथ में ग्लूट्स कह देते हैं, बट ये तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, ठीक है। ये रहा आपका ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ा, फिर ये रहा इससे ऊपर जस्ट मिनिमस, यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, और ये रहा आपका मीडियस, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स जो हैं, ये ग्लूट्स मसल के अंदर हम इनको कंसिडर करते हैं। और ये रहा आपका एक्सटेंसर मसल जो एक्सटेंशन करेगा। और बाकी ये जो दो मसल है ऊपर, मीडियस एंड मिनिमस, ये आपके हिप एबडक्टर मसल्स होते हैं, यानी कि हिप को अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाते हैं बाहर की तरफ को, ठीक है। अब इनके लिए देखो स्पेसिफिक एक एक्सरसाइज तो नहीं है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। इवन की जो हमारी स्क्वाटिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेडलिफ्ट है, उन सब के अंदर भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि हिप एक्सटेंसर्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, ठीक है। चाहे आप वहाँ पे, इवन इसके लिए हम अलग से जो है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम, फ्रंट स्क्वाट्स वगैरह, स्क्वाट्स के अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक है। उसके बाद आपके हिप थ्रस्ट हैं, ठीक है, केटल बेल स्विंग है। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी हैं। अगर वैसे हम बात करें, असिस्टिव एक्सरसाइजेस भी हैं, जिसमें कि ये इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरीली ये नहीं कर रहे होते हैं बट स्टिल ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस हमारे ग्लूट्स के लिए होते हैं। हार्ट जो मेनली आपके जो लेग मसल्स है वहाँ पे जब भी आप ट्रेन कर रहे हो लेग मसल्स, उसके अंदर तो आपका ये इन्वॉल्व हो ही जाता है। बट टेक्निकली इसको अलग से करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हम जब ग्लूट्स को टारगेट कर रहे होते हैं, तो ग्लूट्स को हम एज ए असिस्टेंट मसल ही लेके वहां पे चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम बाकी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, स्क्वाट्स हो गए, डेडलिफ्ट वगैरह हो गई, इनके अंदर ग्लूट्स एज अ प्राइमरी रोल नहीं निभा रहा है, अपना प्राइमरी फंक्शन नहीं दे रहा है, वो एज अ सेकेंडरी मसल ग्रुप काम कर रहा होता है मैक्सिमम। तो इसीलिए इसके लिए कुछ इसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना जरूरी है, जैसे कि हिप थ्रस्ट हो गया, ग्लूट ब्रिजेस हो गई, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेस हो गई, या फिर आपका जो स्टिफ एसएलडी है, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है, वो एक्सरसाइज हो गई, केटल बेल स्विंग्स हैं। तो ऐसी एक्सरसाइजेस करना भी जरूरी है, जिनके अंदर ये एज अ प्राइमरी मसल ग्रुप ट्रेन होता है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, आपको एक चीज बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है, खासकर ट्रेनर्स के दिमाग में रहता है। कंफ्यूजन ये है कि सर क्या हमें जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो मेल्स के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग डिजाइन करनी पड़ती हैं, या फिर जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उन सबके लिए अलग अलग एक्सरसाइज डिजाइन करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बट इसका आंसर देखो एक है कि हमें किसी के लिए ऐसा स्पेसिफिक डिजाइन नहीं करना पड़ता है। अगर हम होल देखें, एज अ होल ट्रेनिंग को अगर एक्सप्लेन करें, तो कभी भी हमें ऐसे अलग से रखना नहीं पड़ता कि अगर फीमेल है तो उसको हम जो प्रेसेस है वो नहीं कराएंगे, या अगर फीमेल है तो उसको आर्ट्स नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। या फिर मेल है तो सेम पॉइंट, ऐसा नहीं होता। मेल और फीमेल की जो एक्सरसाइजेस हैं वो सेम होती है, मीन्स कि दोनों के दोनों स्क्वाट्स कर सकते हैं, दोनों के दोनों डेडलिफ्ट कर सकते हैं, दोनों के दोनों हर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार सामने आता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज फीमेल के लिए, कौन सी एक्सरसाइज मेल के लिए डिजाइन रखनी करनी है। दोनों एक्सरसाइज सबके लिए चलेंगी। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारे पास
कुछ मेजर गोल्स होते हैं। ठीक है, मेजर गोल्स होते हैं। अब इस ये गोल्स का मतलब क्या है, ये इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, फिर आप उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से देते हो एक्सरसाइज। ठीक है ना, मेजर इंडिविजुअल गोल्स। जैसे कि मेल का गोल हो सकता है, मैं तो कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, इसके अलावा भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मेल का गोल हो सकता है हाइपरट्रॉफी गेन करना। ठीक है, उसने मसल साइज बढ़ाना है। फीमेल का गोल हो सकता है कि उसने टोन्ड अप रखना है बॉडी को अपने। ठीक है, शेप में रहना है। और उसको बहुत ज्यादा मस्कुलर लुक नहीं चाहिए, बहुत हेवी लुक नहीं चाहिए, बड़े बड़े मसल्स नहीं चाहिए। जैसे अभी करंट फिजिक है उनकी ऑप्टिमल, वैसे ही चाहिए उनको, थोड़ा फैट कट करना है बॉडी से। और जो उनका बॉडी का नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना है, या उसको और बेहतर करना है। ठीक है, तो फिर इन लोगों के लिए जो स्पेसिफिक डिजाइन हम बनाते हैं, वो डिजाइन में हम क्या करते हैं, इनके इनके ऊपर हम मेनली वो हाइपरट्रॉफिक एक्सरसाइजेस हर हमेशा प्लान नहीं करते हैं। जैसे मेल के लिए हम करते हैं ना कि हम पुश पुल लेग्स कर लिया, इसमें हम हमेशा ही बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, हमेशा ही शोल्डर प्रेसेस, इस तरह की एक्सरसाइजेस प्लान कर रहे हैं वीकली बेसिस में रेगुलरली। ठीक है, दो दो बार, एक बार ऐसा चल रहा है। फीमेल के लिए भी चलेगा, बट कंपैरेटिवली उनके लिए अलग चलेगा, क्योंकि उनका मेन गोल वो नहीं है जो कि मेल का है। ठीक है, मेल का है स्पेसिफिकली हाइपरट्रॉफी, मसल साइज को बढ़ाना है, मसल डैमेज देना है, तो वही सिमिलर एक्सरसाइजेस ज्यादा चलती हैं बार बार। फीमेल के लिए जरूरी नहीं कि वही सिमिलर एक्सरसाइज बार बार चले। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, अगर गोल में कोई डिफरेंस है। अगर फीमेल का गोल भी हाइपरट्रॉफी है तो बात एक ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए अलग एक्सरसाइज बनानी पड़ेगी, किसी के लिए अलग, ऐसा नहीं होता। अब हिप एबडक्टर्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। हिप एबडक्टर्स, इन एक्सरसाइज को करना भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने स्क्वाट्स में दिया हो। काफी सारे अगर लोग जब स्क्वाट्स करते हैं, स्क्वाटिंग करते हैं, जब वो नीचे बैठते हैं, मतलब स्क्वाटिंग पोजीशन में नीचे जाते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो उनके पाँव हैं, जो उनके नीज हैं, वो आपस में बेंड होना शुरू हो जाते हैं। नीचे आते टाइम वो बेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये वाली जो मूवमेंट है ना, ये किसकी वजह से हो रही है? ये टेक्निकली आपके वीक हिप फ्लेक्सर की वजह से हो रही है। ये बात आप याद रखना। वीक हिप फ्लेक्सर्स, सॉरी, वीक हिप एबडक्टर्स, गलत मैंने लिख दिया, एबडक्टर्स होगा। ठीक है, एबडक्टर्स मतलब जो ये साइड में लेके जाते हैं ना इस मूवमेंट को। जैसे अगर मैं बात करूं कि पाँव में है ना, जब हम हिप्स की बात कर रहे हैं, तो जो अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाता है ना मूवमेंट, हिप एबडक्शन, वो वाली मूवमेंट को जो गलत करवा रहा है बेसिकली, या फिर वो वीक मसल है अगर हमारे, तो जब हम स्क्वाटिंग करेंगे तो हमारे जो ये पाँव है ना, नीज जो है, वो आपस में ऐसे मिलेंगे, अंदर की तरफ को बेंड होंगे जब हम ऊपर की तरफ को प्रेस करेंगे उसको। तो ये साइन है, हिप 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 एबडक्टर्स आपके वीक है, मतलब ये मीडियस और मिनिमस वीक है आपके। तो इनको स्ट्रांग करने के लिए आपको हिप एबडक्टर एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ती है। ठीक है, अपने रूटीन के अंदर। अब ये कौन सी एक्सरसाइज आप प्लान करोगे इसके लिए? आपने मशीन्स देखी होंगी, मशीन देखी, हिप एबडक्टर मशीन, हिप एबडक्टर मशीन। जल्दी यस और नो बताओ। देखी होगी, शायद आपको याद नहीं होगा। वो मशीन अगर नहीं भी है, बहुत सारी जिम में नहीं भी होती है, तो नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिव बहुत से हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके। मैं बताता हूँ अभी कौन से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अभी दिख रहा है? ये मैंने गूगल पे सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ मैं।
ये हिप एबडक्टर मशीन देखी है आपने? ये देखो, इसमें ज्यादा अगर क्लियर हो पाता है तो इससे आपको पता लग जाएगा। ये इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हिप एबडक्टर्स। और एडक्टर्स भी होती है, देखो ये आपका एबडक्टर्स है, ये आपका एबडक्टर्स है जिसमें बाहर की तरफ को लेके जाना है अपने को। और इसी एक्सरसाइज को इसी मशीन पे हम थोड़ा सा चेंज करके उसको अंदर की तरफ को प्रेस करते हैं, वो एडक्टर हो जाती है। समझ गए? हाँ बिल्कुल, ये ग्लूट्स की है। ठीक है, ग्लूट्स की है, वो ग्लूटस मीडियस और मिनिमस की। प्राइमरीली वो आपके ग्लूटस मीडियस और मिनिमस को ट्रेन कर रही है ना। मतलब कि अपने जो ग्लूट्स वाला सेक्शन है, मेन सेक्शन, उसके साइड वाले पार्ट को। ठीक है, एक सेकंड, ये देखो, जो ये वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला, इस चीज को ट्रेन कर रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ग्लूटस मीडियस एंड मिनिमस है, ये वाला साइड वाला, ये एक्सटेंसर है। राइट? क्लियर हो गया? वो जो पूरा हमारा बड़ा सेक्शन है ग्लूट्स का, उसका साइड वाला जो पार्ट है वो ग्लूटस मीडियस और मिनिमस में आता है, वही चीज तो एक्सप्लेन कर रहा था आपको मैं। ठीक है, तो उसको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि वो मसल्स वहां पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, बाहर की तरफ को लेके जाने के लिए। तो ये तो चलो सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। जैसे कि, क्या इस एक्सरसाइज को हम मल्टी फंक्शनल में कर सकते हैं? बताओ, अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया प्रवीण। स्टैंडिंग साइड लेग रेस। सीधे खड़े होकर के थोड़ा साइड की तरफ को मुड़ के आप अपने पाँव में जो कफ बैंड है वो लगा लोगे। ठीक है ना? देखा है आपने? वो जो ऐसा कलर का, अभी दिखाता हूँ चलो आपको, इससे क्लियर हो जाएगा। हाँ, रेजिस्टेंस बैंड से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये भी कर सकते हैं, है ना। अब वो चाहे आप स्टैंडिंग में करो, आप हो सकता है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के सामने ये सारी चीज कर सकते हो। आपने बैंड वहां पे पहले फिट किया, फिर अपने पाँव पे लगाया, फिर साइड की तरफ को पाँव को आप लेके जा रहे हो। या फिर नॉर्मली ऐसे लेट के भी कर सकते हो, ये मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, लैटरल लेग रेज विद रेजिस्टेंस। उसके बाद आपका कर्टेसी लेंज हो सकता है। और ऐसे जो मशीन होती है मल्टी फंक्शनल, उसमें आप नीचे जैसे रेजिस्टेंस बैंड, जैसे प्रवीण ने बताया, वो भी कर सकते हो। ऑप्शंस बहुत है अपने पास। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आपकी एडक्टर्स मसल्स होती हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं हम। ये जो एडक्टर मसल्स है ना, ये कहाँ पे मसल्स होती हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनर थाई मसल है। ठीक है, इनर साइड की जो मसल है ना, जहाँ पे एबडक्टर्स और एडक्टर्स है ना, उसके जो ऑपोजिट मसल ग्रुप्स हैं वो होती हैं आपकी एडक्टर मसल्स। ठीक है, अभी इनकी लोकेशन भी दिखा दूंगा और मसल्स भी दिखा दूंगा, बट आप अभी के लिए जान लो कि सिर्फ इनर साइड जो थाई की मसल्स है ना, लाइक ये वाली मसल्स इधर पे है जो मसल, ठीक है, ये वाली मसल, तो इनको हम बोलते हैं एडक्टर मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी इसको ना आप ऐसे मान लो, ये पिलर्स हैं अपने। क्या है? पिलर्स है। अभी आपको क्लियर करूंगा कैसे ये पिलर्स है और क्यों इनका वीकनेस हमारी इंजरी का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सरसाइजेस ये हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऐसे ही बहुत सारी एक्सरसाइज आप खुद भी प्लान कर सकते हो। एडक्टर मशीन के ऊपर ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर इन इन एक्सरसाइज को अलग से करना जरूरी है क्या? जैसे लेग वाला डे है उससे भी अलग करेंगे इसको? नहीं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको अलग प्लान करो। आप अगर एक लेग वर्कआउट के अंदर, ठीक है, एक से दो एक्सरसाइजेस अगर इनकी प्लान कर सकते हो, एक है आपके एबडक्टर की, एक एडक्टर की, वो मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप एक दिन के अंदर छः छः सात सात एक्सरसाइज इन्हीं ग्रुप्स की कर रहे हो ना।
क्यों? क्योंकि जब आप लेग्स कर रहे हो, जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो, या जब भी आप लंजेस कर रहे हो, हैवी मूवमेंट्स जिनको हम कह देते हैं जनरली, स्ट्रक्चरल मूवमेंट कह देते हैं, तो भैया उन एक्सरसाइजेस के अंदर भी ये इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो इसीलिए इनके लिए आपको एक दिन में पांच पांच छह छह एक्सरसाइज रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एक्सरसाइज भी अगर आप प्लान आउट कर लेते हो इनके लिए, दोनों ग्रुप्स के लिए, एबडक्टर्स और एडक्टर्स के लिए, तो वो काफी है इनके लिए। ठीक है। क्योंकि ये कई बार इसको मैं अलग से ट्रेन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ कंडीशंस में अंडर डेवलप्ड होती हैं। अंडर डेवलप मतलब हो सकता है कि आपके एडक्टर्स मसल वीक हो। अगर अब वो वीक है और बाकी मसल स्ट्रांग है, तो अगेन एक प्रोपोर्शन नहीं मेंटेन होगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रक्चरल मूवमेंट है वो खराब जाएगा। ठीक है ना, और इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको अलग से ट्रेन करने की भी बात करते हैं। ठीक है। ये हो गई आपकी एडक्टर मसल्स। अब एक बार मैं आपको हिप फ्लेक्सर्स भी दिखाऊंगा। हिप फ्लेक्सर्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हिप फ्लेक्सर से के दिखाने से पहले मैं आपको एब्डोमिनल एक्सरसाइज भी दिखाऊंगा, जिससे आप उसको कोरिलेट कर पाओगे। एब्डोमिनल मसल्स नहीं की ना हमने, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अब ये कौन सी मसल है? एब्स मसल जिसे हम कह देते हैं। ठीक है। और ये एब्स मसल, एक चीज आप नोटिस करो कि ये हमारा ना एक तरीके से इंटीरियर कोर मसल है। ठीक है ना। इंटीरियर कोर मसल मतलब अगली तरफ का कोर मसल ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक पैरेलल मसल का एग्जाम्पल है। मतलब शेप इसकी अगर देखा जाए तो शेप इसकी क्या है? पैरेलल टाइप की, बिल्कुल सीधी स्ट्रैप टाइप मसल आपको कह देते हैं इसको कई बार हम, शेप में। और इसका जो ओरिजिन इंसर्शन है उसके हिसाब से हमें ये पता लगता है कि ये मसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए। तो क्योंकि इसका ओरिजिन होता है आपके पैल्विक रीजन से, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, एक मिनट। यहाँ से ओरिजिनेट हो जाएगा और इंसर्ट हो जाएगा आपके रिब्स पे। ठीक है, याद रखना। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पैल्विक को ये जोड़ रहा है किसके साथ? आपके रिब्स के साथ। ओके। तो इसका मेन एक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ, मूवमेंट क्या होगा इसका? बॉडी मूवमेंट्स में मैंने बताया था आपको, इसका मेन बॉडी मूवमेंट क्या है? जैसे कि आपके बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं, ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए हम एल्बो एक्सटेंशन करते हैं, डेल्टोइड को ट्रेन करने के लिए हम फ्लेक्शन भी करते हैं शोल्डर का, एबडक्शन भी करते हैं और एक्सटेंशन भी करते हैं। बात करी गई ना। क्वाड्रिसेप्स के लिए हम क्या करते हैं? लेग एक्सटेंशन करते हैं, स्पेसिफिकली नी एक्सटेंशन करते हैं। राइट, आपने ये सही बताया, हम करते हैं इसके लिए फ्लेक्शन। बट हम कौन सा फ्लेक्शन करते हैं? उस दिन भी मैंने बताया था स्पाइनल फ्लेक्शन। वेरी गुड। ठीक है, स्पाइनल फ्लेक्शन, कोर फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे उसको। ओके। तो अब एक चीज नोटिस करना, मैंने क्या बोला? स्पाइन फ्लेक्शन, इसको दिमाग में रखना बस इस बात को। ओके, स्पाइन फ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? ये मूवमेंट, ये। ठीक है, जब हमारा स्पाइन फ्लेक्स करे, ठीक है, बेंड हो इस तरीके से। तो अब आप लोगों के लिए फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो हमारी मूवमेंट है, ये वाली जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग लेग रेजेस, अब ये हैंगिंग लेग रेजेस के अंदर क्या हमारा जो एब्डोमिनल मसल है, रेक्टस एब्डोमिनस, क्या वो प्राइमरीली ट्रेन हो रहे हैं? मतलब वो मेन मसल ग्रुप है? क्या ऐसा है? क्योंकि हमने तो देखा हुआ है बहुत सारे लोगों को करते हुए, शायद आपने भी देखा होगा जिम के अंदर, कि बहुत सारे लोग अपने एब्डोमिनल्स के लिए हैंगिंग लेग रेजेस करते हुए दिखते हैं हमें।
पहले तो क्वेश्चन यस और नो में मुझे बताना कि क्या ये प्राइमरी मसल ग्रुप है हैंगिंग लेग रेजेस के अंदर। आप सबने आंसर दिया ऑलमोस्ट नो, है ना, काफी लोग नो की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ये हैंगिंग लेग रेजेस एक्सरसाइज में आपका एब्डोमिनल्स प्राइमरी मसल ग्रुप नहीं है। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर, पर हमें तो ऐसा फील होता है कि हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेन हो रहे हैं, काफी सारों को लगता है। अब ये ऐसा क्यों फीलिंग आता है, क्यों ऐसा लगता है कि हमारे एब्स स्ट्रेन हो रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है? चलो मैं बताता हूँ। लोअर एब्स, अरे लोअर एब्स का अकेले कैसे ट्रेन कर लोगे? ये जो लोअर एब्स और अपर एब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सबसे बेकार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये ऊपर के दो बिस्किट अलग, नीचे के दो बिस्किट अलग है क्या? क्या लगता है आपको? क्या मसल हमारी अलग है क्या? आप क्या ऐसे कह सकते हो कि यार मेरा ये अपर शोल्डर है इसको ट्रेन करना है और ये मेरा लोअर शोल्डर है इसको ट्रेन करना है, ऐसे कह सकते हो क्या? या आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे को अपर क्वाड्रिसेप को ट्रेन करना है, लोअर क्वाड्रिसेप को नहीं ट्रेन करना है? आपका मसल जब शॉर्टन होगा वो होल शॉर्टन होगा और वो होल लेन देन होगा। समझ रहे हो? हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि आप फुल रेंज पे ट्रेन नहीं कर रहे हो। फुल रेंज मतलब जितना रेंज आपका मसल, जितना रेंज आपकी वो मूवमेंट के अंदर आ सकती थी वो नहीं कर रहे हो आप, ये कह सकते हो। ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि मैं भाई एल्बो फ्लेक्स यहाँ तक कर सकता था मैं शॉर्टन फेस तक, बट मैं सिर्फ एल्बो को फ्लेक्स यहाँ तक कर रहा हूँ, ये कह सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लोअर बाइसेप को ट्रेन किया अपर बाइसेप को नहीं ट्रेन किया। इसका मतलब ये नहीं, मसल जब आपका ट्रेन होता है वो पूरा ट्रेन होता है, क्योंकि जो आपकी फाइबर्स होती हैं, जो आपका इंसर्शन पॉइंट होता है वो ओरिजिन पॉइंट के साथ जब जब पास में जाएगा ना, जब वो दोनों आपस में पास में आएंगे तो आपका मसल शॉर्टन हुआ है। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपर लेब्स को अलग से ट्रेन कर लो और लोअर एब्स को अलग से ट्रेन कर लो? मुझे ये बताओ। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। आपका एब्डोमिनल्स जो है वो जब भी आप स्पाइन फ्लेक्स करोगे तो आपका होल ट्रेन होता है, यानी पूरा का पूरा ट्रेन हो रहा है। अगर आप क्रंचेस भी कर रहे हो तो भी पूरा ट्रेन हो रहा है। सॉरी, तो भी वो पूरा ट्रेन हो रहा है। अगर आप नॉर्मल ही फ्लेक्शन, जो अपना स्पाइन फ्लेक्शन है वो तब भी हो रहा है। जब आप रोप के साथ अपना करते हो, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं हम, केबल क्रंचेस, तो भी वो ट्रेन हो रहा है। नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहे हो तो भी हो रहा है। बट याद रखना, जब हम हैंगिंग लेग रेजेस कर रहे हैं, अब मुझे ये बताओ कि कौन सा मूवमेंट हो रहा है वहां पे मेनली। फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों हमें फील होता है कि हमारे एब्स स्ट्रेन हो रहे हैं। पहले इस मूवमेंट के बारे में बताओ, यहाँ पे प्राइमरी मूवमेंट कौन सी हो रही है जो आपको देखने को मिल रही है कि अच्छा हाँ ये मूवमेंट है यहाँ, तो उससे थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिप फ्लेक्शन हो रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये हिप फ्लेक्शन है। अब हमने तो वो बात ऐसी करी ही नहीं कभी भी कि हिप फ्लेक्शन में हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेन होते हैं या फिर वो प्राइमरी मसल काम कर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं कहा हमने। बट हिप फ्लेक्शन के अंदर, क्योंकि हिप फ्लेक्शन एक बहुत बड़ा मूवमेंट है ना, क्योंकि पूरे के पूरे आपके लोअर बॉडी को उठा के लेके आना आपके बॉडी के क्लोज। समझ रहे हो आप? ये आप हिप फ्लेक्स कर रहे हो, इट मीन्स अपने जो लोअर रीजन है बॉडी का, है ना, लोअर बॉडी है, उसको बॉडी के क्लोज लेके आना है, और मेरी अपर बॉडी जो है वो स्टेबल है। ठीक है ना। तो इसमें हमारी जो स्पाइनल, जो मतलब जो हमारी कोर मसल्स हैं, एब्डोमिनल्स हैं, हाँ, तो वो कैसे काम कर रही हैं? एज अ स्टेबलाइजरी मसल काम कर रही हैं। समझ रहे हो? एज अ
स्टेबलाइजरी मसल, मतलब इस मसल का यहाँ पे काम है बॉडी को स्टेबलाइज करना, जिसको हम कह देते हैं कई बार कि ये कोर स्ट्रेंथ है हमारी, कि हम होल्ड कर सकते हैं। जैसे प्लैंक वगैरह हो गया, बाकी एक्सरसाइज होगी, इसमें भी हमारी कोर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पे भी स्टेबिलिटी हमें चाहिए। अब मान लो अगर आपके कोर स्ट्रेंथ ना हो, मान लो आपके रेक्टस एब्डोमिनस वीक हो, आपके एब्स मसल वीक हो, आप ट्रेन नहीं करते उसको, तो क्या आप ये हिप फ्लेक्शन मूवमेंट कर पाओगे, जिसको हम नॉर्मली लेग रेस कह रहे हैं, हैंगिंग लेग रेस, वो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, प्रॉपरली तो कर ही नहीं पाओगे। कैसे काम करोगे? जैसे पेंडुलम काम नहीं करता, जैसे आप ऐसे, आप ना ऐसे ऐसे आगे पीछे जाओगे। देखा, आपने नोटिस किया है? जब आपने शायद स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम किया हो, पहले कभी किया हो, जब उतनी आदत नहीं थी, उतनी कोर स्ट्रेंथ नहीं थी, तो आपने नोटिस किया होगा कि हम ऐसे ऐसे झूलते हैं उसमें, क्योंकि हमारी जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो बॉडी को स्टेबलाइज नहीं कर पा रही है। हिप फ्लेक्शन तो कर ले रहे हैं हम। तो रेक्टस एब्डोमिनस, एक तो मेन चीज याद रखना कि वो एज अ स्टेबलाइजेशन मसल काम कर रहा है, क्योंकि बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है, क्योंकि टाइट करना है, बॉडी को सीधा रखना है उसको। ठीक है। और सेकेंडरी इसलिए, एक और रीजन बताता हूँ क्यों आपको ऐसा फील होता है कि आपके एब्डोमिनल स्ट्रेन हो रहे हैं। एक तो रीजन हो गया स्टेबलाइजेशन, दूसरा रीजन हो गया क्योंकि जब हम लेग रेस करते हैं या कोई भी मूवमेंट ऐसी करते हैं जहाँ पे हिप फ्लेक्शन होता है, वहां पे हमें ऐसा फील होता है कि हमारे कोर ट्रेन हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ से आपकी नर्व सप्लाई होती है ना, वो सिमिलर सप्लाई होती है। इस रीजन की वजह से भी लेग रेजर्स में भी हमें ऐसा फील होता है कि हमारे कोर ट्रेन हो रहा है। तो अगर स्पाइन फ्लेक्शन कर रहे हो तो चलो है ये प्राइमरी। तीसरा रीजन ये है कि हमारी जो मसल्स हैं यहाँ पे, हिप फ्लेक्सर मसल्स, वो हमारी डीप मसल्स होती हैं और वो इसी एरिया से निकल के जा रही होती हैं, इसलिए तो सेम नर्व को सप्लाई करती हैं। देखो अभी, अब मैं आपको मसल्स दिखाता हूँ तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी क्यों हमें ऐसा फीलिंग आती है कि हमारे यहाँ स्ट्रेन हो रहा है, जिन्हें हम बोलते हैं हिप फ्लेक्सर मसल। ठीक है। ठीक है, पहले इसकी लोकेशन देख लो। हिप फ्लेक्सर का फर्स्ट मसल है शूज मसल, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। अब देखो डीपली कहाँ से ये गया हुआ है। वैसे अपने को नहीं दिखता है एक्सट्रीम, अगर हम देखें बाहर से तो अपने को नहीं दिखता है सॉरी, इंट्रिंसिक मसल है, अंदरूनी। ठीक है, अंदर डीप है। तो ये कौन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? एक तो वर्टिबल कॉलम से शुरू हुआ, है ना, और ऐसे आगे से घूम के गया पैल्विक के आगे से, इलियाक को टच करता हुआ और इंसर्ट हो गया ह्यूमरस पे, सॉरी आपके फीमर पे। ठीक है, फीमर पे इसका इंसर्शन हो गया, ओरिजिन कहाँ से हुआ? वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, ये तो आपका हो गया सॉज मसल, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। अब बताओ कि जब ये मसल, अगर इसके ओरिजिन इंसर्शन को देखें हम, और फिर इमेजिन करें कि यार जब ये मसल शॉर्टन होगा, जब ये मसल छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या ये हमारे फीमर को अपने क्लोज नहीं लेके आएगा, जहां पर इसका ओरिजिन इंसर्शन हमें देखने को मिल रहा है उस हिसाब से? मान लो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको फील नहीं हो रहा कि मसल आपका जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये आपके फीमर को अपने पास लेके आएगा?
चलो ये हो गया हमारा सोज मसल। उसके बाद हमारा आ गया इलियाकस मसल। इलियाकस मसल देखो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, आपके इलियाक बोन से ही शुरू हो रहा है और आपके इंसर्ट होता है आगे फीमर में। ठीक है ना, इसलिए इसको इलियाकस मसल भी कहते हैं, क्योंकि ओरिजिन जो है इसका जो पार्ट है वो इलियम से हो रहा है, इसीलिए इसको इलियाकस मसल कहते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका सेकंड हिप फ्लेक्सर मसल हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे थर्ड हिप फ्लेक्सर में, जो कि है रेक्टस फेमोरस मसल। अगर आपको याद हो, जब हमने क्वाड्रिसेप पढ़ा था तो मैंने आपको अलग से भी बताया था कि इसको ध्यान रखना। ये है रेक्टस फेमोरस। ये आपके हिप फ्लेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप है, क्योंकि ये आपका ओरिजिनेट होता है पैल्विक के रीजन से और आपके इंसर्ट होता है जाकर के पटेला के टेंडन पे, यहाँ पे। ये आपका अगेन हिप फ्लेक्सर है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पैक्टिनियस मसल। पैक्टिनियस, अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो, हालांकि ये हिप एडक्टर्स भी है, हिप एडक्शन में मदद करता है ये। कहाँ शुरू हुआ, पेल्विक प्यूबिक क्रेस्ट से शुरू हुआ और आगे आपके फीमर पे इंसर्ट कर गया। तो ये भी आपका क्या है, हिप फ्लेक्सर मसल है। इसके बाद एक और मसल होगा जो कि है सार्टोरियस मसल, जो कि बहुत लंबा मसल है, याद रखना, लिख लेना इसको। इवन आपका लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है ये, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, सार्टोरियस मसल। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, ये देखो इलियम वाले स्टार्ट, उससे स्टार्ट हुआ और आगे जाके आपके टिबिया पे इंसर्ट किया। तो काफी लंबा मसल है ये। दो जॉइंट मसल है, टू जॉइंट मसल, हिप को भी क्रॉस कर रहा है और आपके नी को भी क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट मसल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके हिप फ्लेक्सर्स हो गए। क्लियर। तो मतलब जो अभी वो हैंगिंग लेग रेजर्स वाली जो मूवमेंट हो रही थी ना, उसके अंदर ये वाले मसल ज्यादा एक्टिव हैं। ये मसल्स आपके प्राइमरी ग्रुप है वहां पर। क्लियर। अब हिप एक्सटेंसर्स तो आपको पता ही है, मैंने बताया था ग्लूटस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग्स है। अब हिप एडक्टर्स और एबडक्टर्स देख लो। एडक्टर्स वाले जो हैं, जो इनर थाई मसल में आपको बता रहा था, वो ये मसल है ग्रेसिलियस, ऑप्टरेटर एक्सटर्नस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गिस एंड मैग्नेस। ठीक है, लोकेशन वाइज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। लॉन्गेस्ट मसल, नाम से आपको पता लग रहा है लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, लेंदी, लंबा। अगर आप यहाँ पे देखें इसको, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, तो मैग्नेस मसल, आपका ग्रेसिलियस मसल जो आपके प्यूबिक क्रेस्ट से शुरू हुआ और नीचे जाके आपके टिबिया पे ज्वाइन किया। एडक्टर ब्राविस मसल अगेन ओरिजिनेट किया आपके प्यूबिक क्रेस्ट से और इंसर्ट किया फीमर में, सबसे ऊपर टॉप में। तो अंदर तरफ के मसल है ये थाई के, ऐसे जो फीमर से निकल के आ रहे हैं और ऐसे अंदर की तरफ को ज्वाइन किए हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो इनको एडक्टर मसल क्या देते हैं। और एबडक्टर्स तो आपको पता ही है, आपके पहले हमने डिस्कस कर लिए थे, ग्लूटस मीडियस, मिनिमस एंड टीएफएल, टेंसर fascial latte मसल। टीएफएल मसल क्या देते हैं इसको हम, ये देखो यहाँ पे, सॉरी। तो ये तीन मसल जो है ये आपके हो गए एबडक्टर्स। फ्लेक्सर्स आपको पता है, एक्सटेंसर्स आपको पता है, और एडक्टर्स तो आपको पता ही है। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो पिलर्स हैं ये हमारी बॉडी के, अगर ये यहाँ पे वीकनेस बनती है तो हमारा मूवमेंट खराब होगा। ठीक है, हिप फ्लेक्सर्स जो मूवमेंट को आगे की तरफ को फ्रंट वाली साइड को लेके आते हैं। हिप एक्सटेंसर्स जो मूवमेंट को पोस्टीरियर साइड लेके जाते हैं, पोस्टीरियर, जैसे डोंकी किकिंग, एग्जाम्पल मैं नीचे लिख देता हूँ, डोंकी किकिंग। हिप फ्लेक्सर्स में लिख लेते हैं आपका लेग रेजर्स, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर आपका हिप एबडक्टर्स, हिप एबडक्टर्स इसमें एग्जाम्पल हम दे देते हैं लेग रेज। ठीक है, लाइंग लेग रेज विद रेजिस्टेंस लिख लो। ठीक है, हम रेजिस्टेंस को लगा के साइड की तरफ को हम लेग को रेज कर रहे हैं, साइड लेग रेज विद रेजिस्टेंस और विदाउट रेजिस्टेंस। वो आप एक एक्सरसाइज में एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ ताकि वो क्लियर रहे।
हिप एबडक्टर में मसल्स आपको पता ही है। हिप एडक्टर्स होती हैं जो आपके बॉडी के क्लोज मूवमेंट को लेके आती हैं। इसका एग्जांपल सेम लिख लो, आपका रेजिस्टेंस के साथ हिप एडक्शन विद रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई? अब क्लियर हो गया आपके जो चार ये पिलर्स हैं मूवमेंट में, एक ऐसे आगे जाना, बाहर की तरफ को जाना, क्लोज बॉडी के आना, और पीछे की तरफ को जाना। ये चार मूवमेंट आपको याद रखनी है। और अगर देखो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ पे कोई वीकनेसेस बनी हुई है, तो फिर आपकी जो स्ट्रक्चरल मूवमेंट है वो उतनी स्ट्रांग नहीं जाएगी। इसलिए स्ट्रक्चरल मूवमेंट को सही रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ये एक्सरसाइज को प्लान आउट करना। अगर ये एक्सरसाइज हमारी प्लान नहीं हो पा रही है उसमें, तो फिर हमारा जो ओवरऑल मूवमेंट है वो उतना सही नहीं जाएगा। अब क्लियर हो गया? ये फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एबडक्टर्स, एडक्टर्स क्लियर है। मैंने मसल भी दिखा दिए किधर से कहाँ पे है, रीजन इंसर्शन। एक बार आपको खुद भी देखना रहेगा, ये याद कर लेना चाहे तो अच्छा ही है आपके लिए। रेक्टस एब्डोमिनस की बात कर लेते हैं फिर एक बार फिर से। सॉरी। तो जो एब्डोमिनल मसल है उसको ट्रेन कैसे करना है आपको पता है, स्पाइन फ्लेक्शन करोगे तो वो ट्रेन होगा। तो स्पाइन फ्लेक्शन के लिए आप कौन से क्रंचेस वगैरह तो आराम से कर ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एयर बाइक भी कर सकते हैं, इसमें भी हो जाएगा। इसमें भी अगर आप बॉडी नीज को बॉडी के क्लोज लाओगे तो ही आपका स्पाइन फ्लेक्शन अचीव हो पाएगा। अगर आप नॉर्मल हैंगिंग लेग रेजेस, नॉर्मल आपका जो लाइंग लेग रेजेस वाला मूवमेंट करोगे उसमें भी आपके हिप फ्लेक्सर ही ट्रेन होंगे। तो कुछ इस तरह की मूवमेंट जैसे अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर आप ऐसे करोगे तो ही आपका वहाँ पे आपका एब्डोमिनल मसल अच्छे से ट्रेन हो पाएंगे। उसके बाद इसके अंदर तो हो ही जाएंगे आपके जो डिक्लाइन क्रंचेस होती हैं या लेग रेसेस होती हैं। उसके बाद आपका ये केबल क्रंचेस जो हैं, ये सारी जो आपकी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं एब्स के लिए। ठीक है। तो जो ये एब्डोमिनल मसल ग्रुप्स हैं या एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस हैं, इसका आपको याद रखना है कब इसको, ये क्यों ट्रेन नहीं होते हमारी एब्स, या फिर बहुत सारे लोगों के एब्डोमिनल्स उतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होते, विजिबल क्यों नहीं होते। इसके पीछे एक रीजन है। एक रीजन सबसे बड़ा यही है कि हम इसको ट्रेन ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। जो ट्रेनिंग है, पीरियडाइजेशन है आपके एब्डोमिनल्स की, वो सही नहीं होती। रीजन सबसे बड़ा एक तो ये है कि हमारा कैलोरिक इंटेक और हमारा जो फैट परसेंटेज है वो भी इसके लिए इक्वली मैटर करता है अगर हमें अपने एब्डोमिनल्स को दिखाना है। ठीक है। अगर वो चीज नहीं सही है तो ऑब्वियसली हमारे एब्डोमिनल्स ना तो उतने अच्छे तरीके से दिख पाएंगे, विजिबल नहीं हो पाएंगे। और दूसरा जो हम बात करते हैं कि हम स्ट्रेंथ वो मेंटेन कर पाए, वो भी नहीं होगी। तो पहले तो ये दोनों चीजों पे भी काम करना पड़ेगा, यानी फैट परसेंटेज पे और कैलोरी इनटेक पे, दोनों की आपस में हम बात, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरी बात होती है कि हमारा ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्यों इसमें मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एब्डोमिनल्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रेन करते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग नहीं दे पाते हैं यहाँ पर। अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग नहीं दी जाएगी तो आपको फायदे भी कम ही दिखेंगे। मतलब बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि यार हर हर लेग्स के अंदर, हर लेग जिस भी दिन हम डोमिनल ट्रेन कर रहे हैं उस दिन हम इसको, मतलब हर एक्सरसाइज के जो भी आप मसल ग्रुप ले रहे हो, जैसे कि मान लो पुश पुल लेग्स है या कोई भी और स्प्लिट आपने लिया हुआ है, हर दिन लास्ट में एक एब्स की एक्सरसाइज कर लो, बात खत्म कर। कुछ इस तरह का प्लानिंग भी किसी किसी का होता है ना। जहाँ जैसे भवनीश का क्वेश्चन आया अभी, कुछ का ऐसे भी होता है कि रोज ही कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज खत्म हो गई सारी, उसके बाद लास्ट में एक दो एक्सरसाइज एब्स की रोज कर ली। या तो कोई वो ऐसे कर रहा होता है, या फिर कोई ऐसे कर रहा होता है कि ट्रेन इसको कर ही नहीं रहा होता, है ना।
तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम जब एब्डोमिनल्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनके मेन मसल ग्रुप को जब हम ट्रेन कर रहे हैं यानी एब्स को, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस प्लान आउट हो, है ना। मतलब जैसे आप बाइसेप्स के लिए कर रहे हो, जैसे आप ट्राइसेप्स के लिए कर रहे हो, कि भाई आप उसको उतना ज्यादा उतना अमाउंट ऑफ डैमेज तो दे पा रहे हो ना, यानी कि एक मसल को आप कम से कम 3-4 एक्सरसाइज दे रहे हो, और उसके भी 3-3 सेट कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आप उसको करीबन करीबन 15 से लेके 20 सेट करवा रहे हो ऑन अ वीकली बेसिस। ऑन एन एवरेज इतना तो है ना। जैसे मान लो चेस्ट है, चेस्ट आपने किया, 2 दिन आपका चेस्ट करते हो, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक दिन आपने 3 एक्सरसाइज करी और 3 सेट करे, टोटल सेट कितने हो गए? 9 सेट। ऐसे ही आपने दूसरे दिन भी करी, अगर आप 2 दिन कर रहे हो, तो टोटल कितने सेट्स हो गए वीक में? 18 सेट्स हो गए, है ना। 9 सेट्स पहले हो गए थे, 9 सेट्स बाद में हो गए, तो टोटल 9 सेट्स हो गए, 18 सेट्स हो गए, सॉरी। वैसे ही एब्डोमिनल्स को भी इतना ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एब्स को ट्रेन कर रहे हो और सिर्फ 1-2 एक्सरसाइज हो रही है वीकली बेसिस पे, 2-2 3-3 सेट्स के साथ, तो वो आपका अंडर एक्टिव ट्रेनिंग है, उतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं है। तो आपको अगर एब्स को ट्रेन करना है, तो उस एब्डोमिनल वाले दिन, उस एब्स की एक्सरसाइजेस के दिन, आप उसको कम से कम 3-4 एक्सरसाइजेस तो दोगे, और वो भी 3-3 सेट्स के साथ, 4-4 सेट्स के साथ, तो आपको ज्यादा फायदा होगा उससे। और दूसरी बात यह है, फिर ऐसे ही प्रोग्रेसिव वे में उसको आगे लेके जाना है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल आपके इस एरिया में है जहां पे आप स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे क्वाड्रिसेप है, जैसे कि बाकी मसल ग्रुप है, डेल्टॉइड है, इनके लिए आप लोडेड एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ये ऐसी लोकेशन में इतना काम कर सकती हैं। क्या आप एब्डोमिनल्स के साथ ऐसा कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। आप उसके साथ अगर करोगे भी, तो आपके क्या होगा, स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है ना। आप उतना हैवी वेट और सारी चीजें नहीं कर सकते वहां पे। उनके प्राइमरी एक्शन में बात कर रहा हूँ मैं, उनका प्राइमरी एक्शन क्या है? स्पाइनल फ्लेक्शन। अब इस स्पाइनल फ्लेक्शन में क्या आप बहुत हैवी जा सकते हो? नहीं जा सकते। या बहुत वेटेड एक्सरसाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। और नहीं करना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखे हैं, पर नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम है, वो स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्रेशन का तरीका सबसे बेस्ट क्या होगा? रेप रेंज को बढ़ाना होगा या लोड को बढ़ाना होगा? ये बताओ। जब हम डेल्ट्स के लिए प्रेसेस कर रहे थे, तो वहां पे हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम वहां पे लोड को भी बढ़ा सकते हैं, रेपिटेशन को भी बढ़ा सकते हैं, होल्ड मूवमेंट ऐड कर सकते हैं, बहुत तरह की चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो चीजें हो सकती है, बट यहाँ पे जो लोड वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा दूर चला जाता है हमसे, समझ रहे हो इस बात को? यार हम ये कभी प्लान नहीं करेंगे कि अगर हम क्रंचेस कर रहे हैं और हमसे मान मेरे से मान लो 8 रेपिटेशन निकल रहे हैं क्रंच के, मैं ये एम कर सकता हूँ अपने दिमाग में कि मैं 20 किलो उठा करके क्रंच करूं, या 5 किलो उठा करके क्रंच कर लूं, ये एम होगा मेरा। या मेरा ये एम होगा कि यार 8 रेपिटेशन हो रहे हैं, तो मैं पहले 16 रेपिटेशन कर लूं। या पहले मेरा एम सिंपली ये होगा कि मैं रेपिटेशन बढ़ाऊं पर एक्सरसाइज। आप बताओ, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली, बहुत बढ़िया। तो हमारा एम ही ये होना चाहिए कि हम रेप रेंज को बढ़ाएं, क्योंकि प्रोग्रेसिव मैनर जो है ना इधर का, वो यही है। और इस पे हमें बिलीव करना पड़ेगा, जो कि काफी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें फील होता है बॉर्डम। समझ रहे हो इस बात को? बॉर्डम फील होगा, और फिर वो क्या करते हैं, या तो वो वेट के साथ करना शुरू कर देते हैं एक्सरसाइजेस, कि भाई 10-15 किलो उठा लिया, उसके साथ कर लिए 5-6 रेपिटेशन, 8 रेपिटेशन। अगर उस तरीके से कर रहे हो, तो कभी एब्डोमिनल को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाएंगे हम। हमेशा याद रखना कि हमारे एब्डोमिनल्स के लिए रेप रेंज सबसे बड़ा फैक्टर है उसको अच्छे से ट्रेन करने का। तो हमें ये एम के साथ चलना है कि हम रेपिटेशंस को इंक्रीज करें ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग, ना कि लोड को बढ़ाने की कोशिश करें। हाँ, लोड को बढ़ाना, लोड का प्रोग्रेशन यहाँ पे आ सकता है, बहुत बहुत लेटर स्टेजेस में आएगा, जब आप एलीट लेवल पे हो जाओगे, तब जाके आपका लोड को बढ़ाने वाला जो स्कोप है ना प्रोग्रेशन में, वो खुलेगा। तब तक आपको उसको अनलॉक नहीं करना है, ट्राई मत करो।
कि अगर हमारे 10-12 रेपिटेशन आ रहा है तो फिर तो लोड दूर दूर तक आपको देखना ही नहीं है। आप ये एम करो कि आप उस एक्सरसाइज के अंदर आपकी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप आराम से 50 से लेके 60 रेपिटेशन कर रहे हो। ये एबिलिटी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद फिर आपको कभी लोड के बारे में सोचना है। उससे पहले लोड के बारे में सोचना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चरल लोकेशन ऐसी है एब्डोमिनल मसल्स की कि आप इसे चाहते हुए भी बहुत ज्यादा लोड नहीं देना चाहोगे। और अगर लोड के साथ ट्रेन करोगे तो ये मसल्स भी ऐसी हैं कि ये उतना ज्यादा फायदा आपको नहीं पहुंचाने वाली अगर आप ज्यादा लोड के साथ करोगे। ठीक है ना? स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। अगर हम रेशो की बात करें तो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो ज्यादा होना यहाँ पे फायदेमंद है। समझ रहे हो? तो ये चीज नोटिस करना। तो आपको रेप रेंजेस बढ़ाने हैं। फर्स्ट, क्या आप इसको ट्रेन करोगे तो दूसरे मसल की तरह ही ट्रेन करना है। ऐसा नहीं कि रोज कर रहे हैं इसको और रोज एक दो एक्सरसाइज कर ली लास्ट में। नहीं, गलत तरीका। आप इसकी एक्सरसाइजेस बाकी मसल की तरह करोगे। जैसे कि डेल्ट के लिए आप मान लो हफ्ते में 2 दिन देते हो, उसको आप 2-3 एक्सरसाइज देते हो, 3 सेट के साथ, 4 सेट के साथ दोनों दिन। ऐसे ही एब्डोमिनल्स को मान लो आप 2 दिन दे रहे हो ट्रेन करने के लिए, एक दिन मंडे एक दिन थर्सडे, और दोनों ही दिन आपको क्या करना है, कम से कम 3-4 एक्सरसाइज रखनी है और 3-3 4-4 सेट रखने हैं। तभी आप इसको इफेक्टिवली ट्रेन कर पाओगे। बात समझ में आएगी? और दूसरा मैंने जो बताया रेप रेंज वाला। हाँ, इसके बाद प्रोग्रेशन हो सकता है। मान लो आप पर एक्सरसाइज में आप मास्टर हो गए हो, आप 50-50 रेपिटेशन करना, 40-40 रेपिटेशन करना इजीली कर पा रहे हो, फिर उसके बाद फिर आप सोच सकते हो कि हाँ मैं थोड़ा बहुत वेट ऐड करूँ, 5 to 10 kgs। उसके बाद फिर मैं, ताकि वो स्टिमुलस आप चेंज कर सको थोड़ा और प्रोग्रेसिव लोड बढ़ा सको, तब आपको वो एम करना है। ठीक है? ये सही पैटर्न, ये सही तरीका होता है आपको ट्रेन करने में। बॉइल्ड वाटर पीने से ऐसा क्या होगा? बता, ऐसा कुछ नहीं होता बॉइल्ड वाटर पीने से। फिर तो कोई कुछ करे ही ना फिर तो बॉइल्ड पानी ही पीता रहे हर कोई। बहुत सारे लोग ये मानते हैं बॉइल्ड पानी पीने से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी प्रॉब्लम जरूर कर सकता है ये बॉइल्ड वाटर, अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी पियोगे। है ना? जो आपके इंटरनल लाइनिंग्स होंगी ना इसोफेगस की या आपके स्टमक की, वो डैमेज हो सकती है अगर बहुत ज्यादा पानी पीने की कोशिश करोगे गरम गरम। ठीक है? तो ऐसा गलती नहीं करना है। खुद ही तो आप बता रहे हो वाटर लॉस और फैट लॉस में फर्क क्या है। तो आपने खुद ही तो बोल दिया सर, एक वाटर लॉस है एक फैट लॉस है, तो उसमें और क्या डिफरेंस जानना चाहते हो आप? वाटर लॉस में पानी डिप्लीट हुआ है बॉडी से, फैट लॉस में फैट डिप्लीट हुआ है, फैट यूज हुआ है एज एनर्जी, और वो कम हुआ है बॉडी में से। यही तो डिफरेंस है। ठीक है? लोअर बैक पेन में आप नहीं करना है क्रंचेस। क्या कब पता लगेगा आपको? ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको तभी तो पता लगेगा जब आप बॉडी कॉम्पोजिशन करवाओगे टेस्ट। ठीक है? बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट करवाओगे। अगर आपको प्रैक्टिकल, अगर आपको एक्यूरेट एनालिसिस करनी है तो आपको बॉडी कॉम्पोजिशन कराना पड़ेगा, जो कि हमने भी अपने न्यूट्रिशन में डिस्कस किया हुआ है। मैंने बताया था ना उधर पे आपको। एक तो उससे पता लगेगा जब आपको बहुत एक्यूरेट जाना है। अगर आपको एक्यूरेट नहीं जाना है तो सिर्फ आपकी जो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगी उससे पता लगेगा। मतलब जो आप वहाँ पे रिकॉर्ड वहाँ पे रख रहे हो अपना, उसके हिसाब से पता लगेगा। जो मैंने बताया था ना, डेटा मेंटेन करना है, इनिशियल असेसमेंट लेनी है, उससे पता लगेगा। जैसे मान लो आप 60 किलो के थे शुरुआत में जब आए थे आप, अभी 2 दिन बाद आपने देखा कि 60 किलो से मेरा हो गया 58 kgs, और अगले दिन आपने फिर चेक किया 59 हो गया, अगले दिन आपने फिर चेक किया 58 हो गया, अगले दिन आपने देखा 60 हो गया। तो ये क्या हो रहा है? ये जो फ्लक्चुएशन है ये क्या हो रही है? ये आपका ऐसा हो रहा है क्या, एक दिन फैट चढ़ गया, एक दिन अगले दिन फैट कम हो गया, अगले दिन फिर चढ़ गया, फिर अगले दिन कम हो गया? क्या ऐसा हो रहा है ये? किसका एग्जाम्पल है ये, इतनी फ्लक्चुएशन? बताओ। वाटर की है। ठीक है? तो ये तो बहुत सिंपल है ना। अगर आपको
एक्यूरेटली देखना है फिर तो बॉडी कॉम्पोजिशन, तभी तो मैंने बताया था बॉडी कॉम्पोजिशन रोज करने की जरूरत नहीं होती। वो आपको एक टाइम पीरियड के बाद करना है, जब आपका प्लान खत्म हो गया तब करना है। बाकी जो इन बिटवीन फॉलोअप्स होते हैं, है ना, कि आपका वेट चेक करना, आपके बॉडी मेजरमेंट्स लेना, वो सब फॉलोअप्स में जाती हैं। एक बताया तो था मैंने आपको शायद न्यूट्रिशन वाली क्लास में। ठीक है, चलो ये हो गई आपके abdominals। देन आगे हम ऑब्लिक्स पर। ऑब्लिक्स हमारी देखो कहाँ पे है मसल, ये डायगोनल मसल फाइबर्स होती हैं। देखो ये आपके अगेन रिब से शुरू होती है और इंसर्ट होती है आपके लैटरल साइड में, आपके पैल्विक के। ठीक है, इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है टॉर्सो रोटेशन। ठीक है, सिंपल सा काम है, टॉर्सो रोटेशन, ये मूवमेंट, ये, ठीक है, ये मूवमेंट आप कर रहे हो, आप अपने abdomen ऑब्लिक्स को ट्रेन कर रहे हो, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अब इसका एक सेकेंडरी एक्शन भी होता है जिसको हम बोलते हैं लैटरल फ्लेक्शन। ठीक है, एक तो हमारा हो गया क्या, टॉर्सो रोटेशन यानी ये, एक हो गया हमारा लैटरल फ्लेक्शन यानी कि ये जो हम साइड रेजेस, साइड बेंडिंग वगैरह आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो मूवमेंट्स जो है ये होती हैं ओब्लिक्स की। प्राइमरीली तो आपकी रोटेशन होती है टॉर्सो। ठीक है, तो इसके लिए आपकी कौन सी एक्सरसाइजेस हो सकती है बताइए। साइड क्रंचेस हो जाएगी, ठीक है। साइड क्रंचेस में क्या होगा, साइड क्रंचेस में आप कर रहे हो लैटरल फ्लेक्शन, उसमें होगा टारगेट, बिल्कुल हो जाएगा। और टॉर्सो रोटेशन मैंने बता ही दिया, जो आपकी ट्विस्टर एक्सरसाइजेस होती है ना, ट्विस्टर वगैरह एक्सरसाइज वहां पे भी हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप सिटेड सिटेड रोटेशनल मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे बैठ करके भी अगर आप रोटेशनल मूवमेंट कर रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से भी ट्रेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सारी एक्सरसाइजेस के। बट एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना कि ये जो एक्सरसाइजेस हैं, क्या ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है आपके फैट लॉस के लिए, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या इनको आपको एक अलग दिन के अंदर ट्रेन करना जरूरी है। जैसे मंडे के दिन है तो मंडे के दिन में अपने ओब्लिक्स को ट्रेन करूंगा, मतलब पूरा एक दिन ही हमने ओब्लिक्स के लिए रखा हुआ है। क्या ये अच्छा चॉइस है? और ये जो जितनी भी मैं आपको टाइप ऑफ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये क्रंचेस हो गया, सॉरी ये आपके साइड क्रंचेस हो गया, वो बेंडिंग मूवमेंट्स हो गई, ठीक है, ट्विस्टर्स हो गई, क्या ये ऐसी एक्सरसाइज के अंदर हम इसे लेके आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जहां पे हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर रही है, डिमांडिंग एक्सरसाइज लगती है आपको ये ज्यादा? नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये उतनी तगड़ी एक्सरसाइज नहीं है। अगर हम कैलोरी एक्सपेंडिचर की बात करें, तो सीधा साधा बात आती है कि अगर हम एक दिन के अंदर ट्रेन करने की बात करते हैं, तो ओब्लीज को ट्रेन करने की एक दिन में अलग से जरूरत नहीं है। क्योंकि एक तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो सिर्फ आपके टॉर्स और रोटेशनल मूवमेंट, और ये स्ट्रक्चरल हेवी मूवमेंट हो ही नहीं सकती इसमें ज्यादा, तो आप उतनी ज्यादा कैलोरी एक्सपेंडिचर वहां पे दे नहीं सकते। तो पहली बात तो ये होगी कि इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं, अगर अलग से लोगे तो 150 कैलोरीज बर्न कर पाओगे बड़ी मुश्किल से, और कोई फायदा है नहीं उसका इतना। तो या तो आप किसी ऐसे दिन इसको सेटअप कर लो, या जिसमें आपका कोर यानी एब्डोमिनल्स को भी ट्रेन कर लिया और दो एक्सरसाइज ऑब्लिक्स के लिए रख ली, या तो इस तरीके से कर लो। या फिर कोई आप ऐसे दिन इसको सेटअप करो जहां पे किसी और मसल ग्रुप के साथ आए। ठीक है ना, आप इसको इंडिविजुअली मत रखो। कुछ लोग देखे हैं मैंने, वो सिर्फ आते हैं ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए, क्या फायदा उसको, 50 100 कैलोरीज बड़ी मुश्किल से बर्न कर पाए आप उसमें। समझ रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है बस। बाकी ट्रेन करने के लिए तो आप कर ही सकते हो, आपको ऐप मसल को टोन अप तो करना ही है, उसकी प्राइमरी मूवमेंट तो करवानी ही है। बात समझ गए?
बस ये ध्यान रहे कि आप इसको बहुत ज्यादा ना करो, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं उनका रोज का एक्सरसाइज ये होता है साइड बेंडिंग्स। रोज की एक्सरसाइज होती है ट्विस्टर्स। ये रोज रोज करने से क्या होगा, फायदा अलग से थोड़ी मिल जाएगा, क्योंकि इसको कोरिलेट किया जाता है किससे बताओ? इन एक्सरसाइजेस को कोरिलेट किया जाता है आपके फैट लॉस से, कि भाई आपके जो लव हैंडल्स हैं वो इसी से कम होंगे, आपका फैट जो है वो इसी से कम होगा। बट मुझे ये बताओ कि कोई भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज क्या फैट के लिए बनी होती है क्या? मतलब मान लो मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं, तो मैं क्या ये फैट का इससे डायरेक्ट कोई रिलेशन है? नहीं है ना। क्या मसल का इससे डायरेक्ट रिलेशन है? बिल्कुल सही है ना। हम एक्सरसाइज करते हैं मसल को ट्रेन करने के लिए। अब मसल जितना एफर्ट वहां पे लगा रहा है, जितनी एनर्जी उसको चाहिए वो काम करने के लिए, फिर जाके एज अ रिजल्ट हमें फैट लॉस देखने को मिल सकता है। समझ में आ रही है बात क्या बोला मैंने? एज अ रिजल्ट कैलोरी एक्सपेंडिचर हम दे रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट हमें फैट लॉस देखने को मिल सकता है। बट डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है ना, कि मैंने ये एक्सरसाइज ही फैट लॉस के लिए, कि मेरे को बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग फैट लॉस के लिए कोई एक्सरसाइज बताओ। फैट लॉस के लिए कोई एक्सरसाइज थोड़ी है, एक्सरसाइज तो मसल के लिए है। ठीक है ना। फैट लॉस तो एज अ रिजल्ट आपको मिल रहा है, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वहां पे कैलोरी एक्सपेंडिचर प्रॉपर दे रहे हो, डाइट आपका प्रॉपर है, तो जाके फैट लॉस होगा ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इसको नहीं समझते हैं लोग, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। इसलिए सिर्फ ये एक्सरसाइज को फैट लॉस दिमाग में लेके नहीं करना है। ठीक है। इसको हमें सिर्फ अपने ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए करना है, ये समझ के एक्सरसाइज प्लान करनी है हमें। केबल वुड चॉपर का सही तरीका कैसे? केबल वुड चॉपर का तरीका वही है कि आपको उसमें जो अपने बॉडी है उसको रोटेशन करना है, बस यही तो मेन है, कि आपको अपनी लोअर बॉडी को स्टेबल रखना है और सिर्फ अपर बॉडी से मूवमेंट करना है। जैसे मान लो आपने केबल सेटअप यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसमें डिफरेंस है दो। एक डिफरेंस होता है कि आप हाई टू लो की तरफ को आओ, हाई टू लो, और एक डिफरेंस होता है आप लो टू हाई की तरफ को लेके जाओ और एक पैरेलल जाओ। ठीक है। जब तो सबसे इफेक्टिव होता है पैरेलल, क्योंकि जब आप हाई और हाई टू लो, लो टू हाई जाते हो, यहाँ पे आपकी रेंज इफेक्ट होती है। ठीक है, आपकी रेंज इफेक्ट होती है, आप ऊपर की तरफ को जा रहे हो, और आपका जो प्राइमरी मसल ग्रुप हो जाता है, या जो मेन एक्टिव मसल होता है, वो आपका राइट वाला हैंड हो जाएगा, जो बाहर वाली तरफ वाला हाथ है वो ज्यादा एक्टिवली काम करता है। तो इसीलिए आप ट्राई करो कि आप पैरेलल मूवमेंट को लेके चलो, पैरेलल। ठीक है, इतना लोअर बॉडी को स्टेबल रख, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। तो ये हमने ऑब्लिक्स वाली बात भी कर लिया। अब मसल फाइबर के बारे में और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं जल्दी से। अब देखो यहाँ पे ना हमें जो ये मसल दिख रहा है, मसल स्ट्रक्चर, इसमें ना हमें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमारी जो मसल्स हैं, ध्यान रखना, वो मसल इंडिविजुअल नहीं होती। वैसे तो हम कह देते हैं कि भाई ये हमारा बाइसेप है, ये हमारा ट्राइसेप है, ये हमारा डेल्टॉइड है, बट इनके अंदर ना बहुत सारी फाइबर्स होती है। ठीक है ना, हमारा एक मसल कंपोज होके बनता है मल्टीपल मल्टीपल मसल फाइबर्स।
और ये जानना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। अब ये चीज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, जो इसकी लेयर्स हैं मसल की। ठीक है ना। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट अगर आप याद रखो तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बोन की अगर बात करें, सबसे पहले हमने बोन की अलग से बात की हुई है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेंडन। टेंडन क्या है? बीच में इनका कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को बोन से जोड़ता है। टेंडन का काम क्या है? जो एम टू बी का कनेक्शन है, मसल टू बोन का जो कनेक्शन है, वो टेंडन करवाता है बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी मसल बेली शुरू हो गई। ठीक है। वैसे मसल बहुत बड़ा है अपने आप में देखने में, बट जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है ना इसका मसल का, जो पूरे सारे मसल फाइबर्स को वो तरीके से बाइंड करके रखता है, सारे फेसिकल को जोड़ के रखता है जो। ठीक है ना। आउटर मोस्ट लेयर इसको बोलते हैं एपिमीजियम। समझ रहे हो? इसको बोलेंगे क्या? एपिमीजियम। इसको कई बार हम फेशिया भी कह देते हैं। ठीक है। सबसे बाहर वाला पार्ट, जैसे अनियन है ना, अनियन। ठीक है। प्याज जो होता है उसमें आपने देखा होगा, उसकी जो सबसे बाहर वाली जो परत है ना एक तरीके की, वो है ये। अब इसको अगर आप रिमूव कर दोगे, ठीक है ना, इसके अंदर आपको सेकंड परत दिखेगी, सेकंड लेयर दिखेगी, जिसे हम बोलते हैं पेरिनीजियम। समझ गए? पेरिमीजियम। अब पेरिमीजियम याद रखना किसके बाहर का है ये आउटर सरफेस, किसका है ये? आपके फेसिकल के बाहर का सरफेस है। फेसिकल मतलब, फेसिकल एक ऐसा एरिया होता है जो, जिसके अंदर आपकी होती है बहुत सारी फाइबर्स। ये देखो ऐसे, कि इसके अंदर बहुत सारी फाइबर्स हैं, और इसको पूरे कवर करके जिसने रखा हुआ है उसको बोल रहे हैं फेसिकल। ठीक है। और फेसिकल के बाहर की जो लाइनिंग है जो इसको कवर करके रखा, वो किया हुआ है किसने? पेरिनीजियम ने। ठीक है। और ये आपका फेसिकल हो जाएगा, फेसिकल की कवरिंग पेरिमीजियम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे फेसिकल्स हैं, और बहुत सारे एंडोमीजियम्स होंगे। फेसिकल के बाहर की जो कवरिंग है वो पेरिमीजियम होएगी। ठीक है। अब फेसिकल के अंदर भी हम चले गए, चलो, और हमने देखा माइक्रोस्कोप से, तो हमने एक फाइबर को निकाल दिया फेसिकल से बाहर। ठीक है ना, मैंने बताया ना बहुत सारी फाइबर्स है वहां, इंडिविजुअल फाइबर्स है। तो एक फाइबर को निकाल दिया। अब अगर इसकी स्टडी करें हम, है ना, एक सिंगल फाइबर की स्टडी करें, तो उसको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल। ठीक है। मायोफिब्रिल का मतलब हो गया, मायो का मतलब हो गया मसल, और फिब्रिल का मतलब हो गया फाइबर, मसल की फाइबर। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे आप देखो, तो आपको ये मसल का पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है ना। बाहर से आपको न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। मैंने बताया था ना कि आपके स्केलेटल मसल्स जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर। मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। ये तो हमने एक मायोफिब्रिल की बात की है, माने कि एक फाइबर की बात कर रहे हैं हम, अगर ये अब जाए। ऐसे ही देखो कितने सारे मायोफिब्रिल्स हैं यहाँ पे, कितने सारे मायोफिब्रिल्स हैं। अभी हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मायोफिब्रिल के बाद हमारा आ जाएगा, इस मायोफिब्रिल को जब हम अलग से पढ़ा हमने, इसके अंदर अगर हम देखें तो होंगे एक्टिन एंड मायोसिन। अब आप बोलोगे सर एक्टिन मायोसिन क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं आपके प्रोटीन फिलामेंट्स। ठीक है। या फिर इनको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है। यही ऐसे प्रोटीन्स हैं हमारे मसल सेल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। बात समझ में आ गई? कॉन्ट्रैक्शन वाली जो यूनिट्स है ना, वो यही है, इनकी मत से ही कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है। समझ गए? और ऐसे ही एक्टिन एंड मायोसिन, अब हमने ये तो एक मायोफिब्रिल की बात करी है, देखो ऐसे ही कितने सारे मायोफिब्रिल्स होंगे एक मसल ग्रुप के अंदर, भी बहुत बड़ी बड़ी मसल्स भी हैं, छोटी छोटी मसल्स भी होती हैं। जैसे अगर बाइसेप्स की बात करो, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं, देखो बाइसेप आपका छोटा मसल है, इसके अंदर ही करीबन करीबन 1200 से 1300 फाइबर्स होती हैं। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं वैल्यू, इतनी फाइबर्स होती हैं इसके अंदर। और उन इंडिविजुअल फाइबर्स के अंदर कितने सारे एक्टिन एंड मायोसिन होंगे, कितने सारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होंगे, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है ना। तो मसल एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गेन है, इसलिए हम बोलते हैं कि यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया? और ब्लड सप्लाई भी है इसको देखो, ये आपकी साइड में जो है ये ब्लड सप्लाई है।
अब इसी को हम समझते हैं थोड़ा, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी दी थी वो दी थी हग्सली नाम के एक, इंसान ने, एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया था इसके बारे में कि जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के पीछे जो रीजन है, जो जो फिजियोलॉजिकल रीजन है, वो यही है कि हमारे जो एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं ये आपस में अटैच हो जाते हैं, जिससे कि मदद से आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, मतलब सिंपली अगर हम डिस्कस करें, सिंपल एकदम लेके चलें, हम ये कह सकते हैं एक एक्टिन है, एक मायोसिन है। मतलब ये मान लो एक्टिन है, एसी है ये, और ये है आपका मायोसिन MY। अब ये एक्टिन एंड मायोसिन ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, ये एक्टिन जो है ये इसकी तरफ को आया और ऐसे जुड़ गया आपस में, देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, अभी दिखाता हूँ कैसे। लिखा भी हुआ है, इट इज द अटैचमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, एज एक्टिन स्लाइड्स ओवर द मायोसिन बोथ एज जोन आई बैंड स्ट्रिंग्स, दिस इज हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल यार, जो आपका एक्टिन एंड मायोसिन है वो आपस में एक्टिन मायोसिन की तरफ चला जाता है, और जिसकी मदद से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है ना, अब आपको इस वाली पिक्चर के अंदर थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो ये सब है एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स जो होती हैं थिन फिलामेंट्स होती हैं, याद रखना, छोटी फिलामेंट्स है, पतली फिलामेंट है। मायोसिन थोड़ी थिक होती है, थोड़ी बड़ी होती है इनसे। ठीक है ना, इसमें क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। एक्टिन पतली होती है, देखो ये एक्टिन है सारी की सारी, जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, ये एक्टिन बनाई हुई है। और ये आपका मायोसिन है, जो रेड कलर से का दिख रहा है आपको, ये मायोसिन फिलामेंट है। अब ए बैंड एक ऐसा एरिया है जहां पे आपके एक्टिन एंड मायोसिन आपस में स्लाइड ओवर करते हैं। आई बैंड एक ऐसा एरिया है जहां पे आपका एक्टिन लाई करता है। एक्टिन जहां पे लाई करता है, जहां पे बैठा हुआ एक्टिन। दोनों जगह पे आई बैंड है, देखो यहाँ पे एक्टिन की प्लेसमेंट्स है। ए बैंड वाली जगह पे आपका कहा क्या है, मायोसिन। तो ये कहता है जैसे ही आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, किसी मैसेज से होगा। ठीक है, वो भी अभी बताऊंगा। तो जैसे ही वो मैसेज आया मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो आपके एक्टिन थे वो ना ऐसे थे, बाहर थे, दूर थे एक दूसरे से। जैसे मान लो ये है, ये पिंक वाला जो है ये एक्टिन हो गया, ये ब्लैक वाला जो हो गया ये मायोसिन हो गया। ठीक है, मायोसिन अपनी जगह पे बैठा हुआ है ऐसे। अब ये एक्टिन जो है ये आएगा और इस तरीके से मायोसिन के पास आ जाएगा। ठीक है, दूर कर देता हूँ फिर से। ये आपका एक्टिन और मायोसिन अबे है। एक्टिन जो है वो मायोसिन के पास पीला चले आएगा और ऐसे ये दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों मसल फाइबर साथ में आ गई, एक्टिन दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन साथ में आ गए। ये हो गया मसल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब मसल, मतलब अगेन ये जो फाइबर्स हैं, जो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, ये अवे चले जाएंगे। एक्टिन अगेन वापस चले गया अपनी जगह पे, तो ये मसल क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, अगेन नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। फिर से आपका ये वापस आ गया और ये यहाँ पे आके बैठ गया, फिर से आपका क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये तो मैं आपको सिर्फ इंडिविजुअल एक्टिन मायोसिन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे एक्टिन मायोसिन काम करते हैं, इसी तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा। बात समझ में आई। और वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, बोथ एच जोन। देखो एक चीज आपको दिखा था कि आपका आई बैंड तो श्रिंक होगा ही होगा, बट साथ में आपका एच जोन भी श्रिंक हो जाएगा। यानी कि श्रिंक का मतलब क्या हो जाएगा, कि जब दोनों अटैचमेंट आपस में जुड़ेंगी ना, ये मतलब ये एक्टिन अंदर की तरफ को आएगा, तो आई बैंड तो श्रिंक हो ही गया, ये श्रिंक हो गया ना। क्योंकि जो नया लुक होगा वो कैसा होगा, क्योंकि आई बैंड आपके क्लोज आपके जो एक्टिन है वो क्लोज आ गए हैं, बिल्कुल मायोसिन। ये आपके एक्टिन हो गए। ठीक है, ये हो गया मायोसिन मान लो। ये बहुत दोनों तरफ से स्लाइड ओवर हुआ, और ये एरिया बहुत कम हो गया ना, श्रिंक हो गया। देखो ये यहाँ पे है आई बैंड, ये एरिया श्रिंक हो गया क्योंकि आपके एक्टिन बहुत पास आ गए दोनों तरफ से, तो आई बैंड श्रिंक हो गया और एच जोन भी श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि आपके जो एक्टिन है वो बहुत क्लोज आ गए हैं मायोसिन के अंदर। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो है होल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है।
ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन, कि भैया देखने में ये कॉन्ट्रैक्शन कैसा लगता है। आपके एक्टिन मायोसिन पास आते हैं और आपका जो आई बैंड है और एड्रेनल श्रिंक हो जाता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। सिंपल। ये तो मैकेनिकल व्यू है, बट फिजियोलॉजिकल व्यू या केमिकल व्यू भी तो होगा यहाँ पे कुछ, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ रीजन होगा इसके भी पीछे। अब इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या है इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए? एनर्जी। एनर्जी के बिना थोड़ी ही काम होएगा। अब एनर्जी कहाँ से बनती, क्या है हमारी हमारी बॉडी की केमिकल करेंसी क्या है? एनर्जी केमिकल करेंसी क्या है बॉडी में? एटीपीज। क्या बोलते हैं जिसे हम? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है ना, ये है क्या हमारी बॉडी की एनर्जी की केमिकल करेंसी। इट मींस कि जो ये हमने प्रोसेस देखा मसल कॉन्ट्रैक्शन का, कि हमारे एक्टिन एक्टिन मायोसिन की तरफ स्लाइड ओवर कर गए, आई बैंड और एच जोन श्रिंक हो गया, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस प्रोसेस के लिए अपने को क्या चाहिए? एक तो चाहिए एटीपी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, माने की एनर्जी। ठीक है, एक बेसिक चीज तो ये हो गई। दूसरी क्या चीज चाहिए अपने को? दूसरी चाहिए अपने को कैल्शियम आयंस। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, जो ये मसल फाइबर मैंने अभी दिखाई थी ना आपकी, मायोफिब्रिल, वो क्या है? वही तो आपका सेल है। वहां पे आपके वो सारे ऑर्गेनेलीज हैं, वहां पे आपका सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड है, आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपके जो आपके पावर हाउस ऑफ सेल है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारी चीजें वहां एग्जिस्ट करती है मसल सेल के अंदर। वहां से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे आपके कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे आपके ट्रोपोमायोसिन के साथ। ठीक है, उसके साथ ये अटैच कर गए। फिर जाके आपके जो ये क्रॉस ब्रिजेस होती है मायोसिन की, ये आपस में एक्टिन के साथ बाइंड करती है और इसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है ना, जिससे कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, सिंपली अगर हम जाएं तो ये कह सकते हो आप कि कैल्शियम आयंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि यही एक्साइटेशन प्रोसेस करती हैं जिसकी मदद से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाएंगी, जिससे कि आपका जो आपका मायोसिन है उसके जो क्रॉस ब्रिजेस होती हैं वो अटैच हो पाती हैं एक्टिन से, और फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ क्या चाहिए अपने को, कैल्शियम आयंस, जो कि हमारी बॉडी में कैसे कहाँ से आएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दूसरी चीज जो कि होगी एटीपी, जो कि आपका केमिकल करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, वो तो चाहिए ही आपकी एनर्जी के लिए, जिससे आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो सारा सीक्वेंस है, ये तो मैंने बताया कि जो आपको चाहिए एनर्जी के लिए, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये दो चीजें हैं, बट इससे पहले भी बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो सिर्फ आपके मैकेनिकली नहीं हो रहा है, वो फिजियोलॉजिकली भी हो रहा है, बहुत सारे केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ। ठीक है ना, आपने यहाँ से कुछ सोचा और फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ये किसकी मदद से हुआ? जो आपकी नर्वस सिस्टम है, जो आपके ये कह सकते हो आप, जो नर्व्स हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके सेंसरी नर्व्स भी आती हैं, जिसमें आपकी क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं या मोटर नर्व्स भी आती हैं। ये जो नर्व्स हैं ये कनेक्ट किससे हैं? ये आपके मसल फाइबर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो मैसेज है आपके ब्रेन से, जो ये ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है, ये आपके नर्व से गया, यानी क्योंकि ब्रेन आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई है बहुत सारी नर्व, वहां से मैसेज आया, और ये मैसेज किसके अंदर गया? मसल फाइबर्स के पास। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी नर्व है, मान लो ये नर्व है एक नस, जो कि आपके कहाँ से आ रही है? आपके क्रेनियल वाले पार्ट से आ रही है, और ये है आपका मसल फाइबर। तो ये जो मैसेज है ये कहाँ से आया है? ये आया आपके नर्व के थ्रू,
और फिर ये कहाँ पे कनेक्टेड है, आपके मसल फाइबर में। अब ये मसल फाइबर में ये मैसेज जाएगा, ठीक है, देन आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जो डिलीवरी ऑफ मैसेज है, ये एक्शन पोटेंशियल है, वो कहाँ से हुआ, मोटर से आपके मसल फाइबर में हुआ, यानी ब्रेन टू मसल हुआ ये कनेक्शन, है ना। और सिंपल एग्जांपल दूं अगर, जैसे कि मान लो आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा है, ऐसे वॉल्स में तो आपको बहुत क्लियर नहीं होता, बट अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारी जो है ना जो वायर्स हैं जो गई हुई हैं आपके सॉकेट से। ठीक है, तो आप एक बटन दबाते हो तो आपका लाइट ऑन हो जाता है, दूसरा बटन दबाते हो तो आपका फैन ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो वायर गई हुई है वो कनेक्टेड है उस अप्लायंस से। तो अगर यहां से आप बटन दबा रहे हो, इट मीन्स कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पैसेज है वहां तक मिल रहा है, जिस वजह से वो आपका लाइट जल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे और बटन है जो अलग अलग अप्लायंसेस पे कनेक्टेड है, तो जैसे आप यहाँ से बटन दबाते हो तो आपका वो वाला अप्लायंस शुरू हो जाता है, बिकॉज वहां तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल पा रही है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी बाहर से हमें नर्व्स नहीं दिख रही हैं, बट अंदर बहुत सारी पेयर्स ऑफ नर्व है, बहुत सारी नर्व्स है, बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स। अब ये मैसेजेस की जो डिलीवरी होती है ये हमारे किसके थ्रू होती है, दिमाग के थ्रू होती है। तो जब हम सोच रहे हैं, मान लो मैंने ये मूवमेंट करना है, ठीक है, मेरा फोन आता है तो मैं इस वाले हाथ से उठा रहा हूँ, या जो भी कनेक्शन है वो किसके थ्रू कोऑर्डिनेट हो रहा है, वो ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो जैसा मैं सोच रहा हूँ, मान लो मैंने ये मूवमेंट करनी है, तो ये मूवमेंट के लिए मेरी जो नर्व से मैसेजिंग या जो सिग्नलिंग यहाँ से जाने वाली एक्शन पोटेंशियल जाने वाला है, वो मेरे नर्व्स के थ्रू जाएगा। और जो मेरे वहां पे रिक्रूटेड मसल फाइबर्स होंगे, मतलब जो मसल फाइबर को मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, वहां पे मैसेज डिलीवर होगा, और जिससे मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपीस। ठीक है, ये मैंने बहुत सिंपल सीक्वेंस बताया है, हालांकि ये बहुत अगर इन डेप्थ चले तो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर फिर आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आता है पूरा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर हम, अगर हम इन डेप्थ चलें, तो बहुत सारे आपके केमिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए सिंपल, आपको जो याद रखना है वो चीज आप नोटिस करना। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो जो चीजें प्री रिक्विजिट है, एक तो याद रखना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो कि आपके एक्टिन मायोसिन है। दूसरा आपका याद रखना है आपको, जो केमिकल वहां पे नीडेड है, जरूरी है, वो है कैल्शियम आयंस। एंड तीसरा आपका एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपकी केमिकल करेंसी। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है बस। ठीक है। क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जाएंगे तो उसके लिए फिर आपके और भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उतनी आपको रिक्वायर्ड नहीं है आपके फील्ड में, इतनी जरूरत नहीं है, वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जरूरत होती है हमें। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में यहाँ पे ऐसा जितनी डिमांड नहीं है उसकी, तो वो करने का भी कोई मतलब इतना बनता नहीं है। अगर आपको फिर भी समझना होगा तो मुझे बता देना, कर लेंगे हम डिस्कस उसको। ठीक है, बाकी जितना अभी हमने समझा उतना याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स में हमारी दो तरह की मसल फाइबर्स आती हैं, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। ठीक है, और फास्ट ट्विच के आगे सब डिवीजन बनती है, टाइप टू ए एंड टाइप टू एक्स। ठीक है, टाइप टू ए एंड टाइप टू एक्स। ओके, प्लीज सर एक्सप्लेन कार्ब साइकिल इन न्यूट्रिशन क्लास।
कार्ब साइकिल का मैंने बताया तो था, बहुत बेसिक सा तरीका आपको बताया था, और मैंने बताया था उसका इतना ज्यादा यूज भी नहीं है। कोई वहां पे स्पेसिफिक सी चीजें आपको मिल नहीं रही ना, वहां पे कोई चीज अलग से कोई चीज आप थोड़ी कर रहे हो। एक दिन आप लो कार्ब कर रहे हो, एक दिन आप हाई कार्ब कर रहे हो, एक दिन नो कार्ब कर रहे हो, है ना। तो उस चीज का फायदा क्या है स्पेसिफिकली, मुझे ये बताओ। कोई उसका अपना बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ आपको मतलब ज्यादा परेशान ही करेगा जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से। बताओ, अगर आपका कोई इंडिविजुअल ऐसा कोई गोल नहीं है, अगर आप कोई एथलीट या ऐसे नहीं हो, फिजिक मॉडल नहीं हो, तब तक आपको कार्ब साइकिलिंग का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको देखो, जो कैलोरी डिफिसिट बनाना है, कैलोरी डेफिसिट, आप एक दिन हाई कैलोरी में चल रहे हो, एक दिन लो कैलोरी में चल रहे हो, ठीक है ना। तो इससे बेटर है कि आप एक बेस कैलोरीज पकड़ लो, उसी को डेफिसिट करते रहो। ओके। चलो, अभी हम स्लो ट्विच टाइप 2 1 एंड टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 की मैंने बताया, टाइप 2 ए और टाइप 2 एक्स, वहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं, सब डिवीजन आ जाता है आपके फास्ट ट्विच के अंदर। स्लो ट्विच तो आपका मसल फाइबर, टोटल मसल फाइबर अगर हम देखें तो तीन हम कह देते हैं, वैसे इसकी जो मेन है आपके टाइप 2 ही, दो ही मसल है फाइबर्स। ठीक है। टाइप 2 वाले के अंदर टाइप 2 एक्स भी आ जाता है। अब ये मसल फाइबर्स जो है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। एवरी पर्सन हैज अ गो टू, बट द रिलेटिव अमाउंट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। मतलब सबके पास ये मसल फाइबर्स हैं, बट जो इनकी अमाउंट है या जो रेशो है इनकी, वो जेनेटिकली डिटरमाइन होती है ना। मतलब जेनेटिकली हमें पता लगती है कि कौन सी मसल फाइबर्स हमारे अंदर है। ठीक है। मतलब कितने अमाउंट में है, वैसे तो सारी मसल फाइबर्स हमारे अंदर होगी, और ये जेनेटिकली डिटरमाइन होती है, मतलब हमारे जीन से डिटरमाइन होती है, हेरिडिटरी से डिपेंड होती है, उस पर डिपेंडेंट होती है। तो इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, एक बात याद रखना, ये चेंजेबल नहीं है। हाँ, आजकल जीन डॉपिंग वगैरह वाले जो चीजें हैं, वो अभी होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, जीन डॉपिंग एग्जिस्ट करता है, बट वो डॉपिंग के अंदर आता है। वहाँ पे आपकी जो म्यूटेशंस है उसके थ्रू ये चीजें करी जा सकती हैं, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जीन डॉप करवाया जा सके। ठीक है। बट वो भी एक अननेचुरल मेथड है, नेचुरली नहीं होता है। एक्सेप्शनल केस कोई हो सकता है जिसके अंदर पॉसिबल है, बट वैसे नहीं होता। मतलब जो हमें मिली है मसल फाइबर्स, सॉरी, जो हमें मसल फाइबर्स जेनेटिकली मिल गई हैं हमारे फादर मदर से, हमारे एंसेस्टर से, तो वही हमारे अंदर रहने वाली है। हाँ, आप ट्रेनिंग से अपने स्किल्स को बेटर कर सकते हो, अपनी मूवमेंट को रिफाइन कर सकते हो, टेक्टिक्स या टेक्निक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, स्टाइल को ठीक कर सकते हो, बट आप अपने मसल फाइबर को नहीं चेंज कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी जो स्लो ट्विच में मसल फाइबर है उसको मैं बदल के फास्ट ट्विच बना दूंगा, या फास्ट ट्विच को स्लो ट्विच कर दूंगा। ऐसा नहीं पॉसिबल, नेचुरली तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं कि यार ये ट्विच का मतलब क्या है, इन फाइबर्स का अगर हम फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखें तो क्या मतलब बनता है। देखो, ट्विच का मतलब यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्शन। क्या है मतलब इसका? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब इसे सुनने से तो ये लगता है कि यार ये स्लो वाली जो मसल होंगी, जो मसल फाइबर्स होंगी, ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती होंगी, और फास्ट वाली जो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती होंगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये बात बिल्कुल सही है काफी हद तक, कि स्लो ट्विच वाली जो है स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती है। फास्ट ट्विच वाली एक्सप्लोसिव कॉन्ट्रैक्शन करती है, जल्दी कर सकती है, हैवी कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। बट ये जो मसल फाइबर्स हैं, ये दोनों के दोनों हमारी मसल के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब आपके बाइसेप है, उसमें भी स्लो एंड फास्ट है, क्वाड्रिसेप है, उसमें भी स्लो एंड फास्ट है। मतलब सारी मसल जो जितनी भी हमारी बॉडी में, सब में स्लो एंड फास्ट का कॉम्बो है। बट कितनी क्या है वो मैटर करता है, रेशियो ऑफ मसल फाइबर्स क्या है वो मैटर करता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बाइसेप की तो इसमें सारी ही फास्ट ट्विच होंगी, या आपके क्वाड्रिसेप में सारी ही फास्ट होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मसल फाइबर्स होंगी, बट जो रेशियो है वो जेनेटिकली डिटरमाइन होती है कि कौन सी कितनी है। बात समझ में आई? तो अब इसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हर मसल ग्रुप के अंदर ये दोनों मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, दोनों में मसल फाइबर एग्जिस्ट करती हैं। एक बार फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके, ये फायदा क्या है इसका। जो स्लो ट्विच होती है, नाम से पता लग रहा है, वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये भी हमें पता है।
अगर हम इसके एरोबिक कैपेसिटी की बात करें, एरोबिक कैपेसिटी क्या हो गया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करने की एबिलिटी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करने की एबिलिटी जो ज्यादा है, वो आपकी किसकी ज्यादा है? स्लो ट्विच की ज्यादा है, हाई है। ठीक है ना? और टाइप 2A की जो है वो मॉडरेट है, और टाइप 2B जो फास्ट ट्विच है उसकी क्या है? लो है। मतलब जो आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होंगे वो एरोबिकली ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब जब आप एरोबिकली काम कर रहे हो, लाइक भाग रहे हो, हल्का हल्का भाग रहे हो, हल्की हल्की एक्टिविटी कर रहे हो, लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज, उसके अंदर जहां पे आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हो, वहां पे आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर्स रिक्रूट होंगे, वो ज्यादा काम करेंगे क्योंकि उनका मेन काम वो है, मेन पर्पस वो है। जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होती हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकती, वो एनारोबिकली काम करती है। एनारोबिकली मतलब जो आपका विदाउट ऑक्सीजन काम हो रहा है। ठीक है? एनारोबिकली मतलब विदाउट ऑक्सीजन, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज, तो वहां पे क्या है? स्लो ट्विच लो हो जाती है, यानी वो उतना ज्यादा काम नहीं कर सकती है एनारोबिकली, वो एरोबिक काम ज्यादा करती है। टाइप 2A का हो गया मॉडरेट, एंड टाइप 2B का हो गया एक्सप्लोसिव। सबसे पावरफुल जो है यहाँ पे, जो काम करती है वो होती है आपकी टाइप 2B या टाइप 2X जिसे हम कह रहे थे। सबसे ज्यादा पावरफुल ये है ना? मतलब जो एनारोबिक काम है, स्प्रिंट करना, बहुत हेवी लिफ्ट करना, ठीक है, वो क्या है? टाइप 2B मसल फाइबर्स वहां पे ज्यादा रिक्रूट होंगी, वो उसका काम है। एनारोबिक फंक्शनिंग ज्यादा बेटर उसकी है। कॉन्ट्रैक्शन स्पीड तो आपको पता ही, नाम से पता लग गया, स्लो ट्विच से, तो आपका स्लो ट्विच जो है वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करता है धीरे धीरे। टाइप 2A जो है वो मॉडरेट करता है। ठीक है? और फास्ट जो है वो टाइप 2B करता है। देन आ गया फटीग रेजिस्टेंस। फटीग को रेजिस्ट करने की एबिलिटी, थकावट को रेजिस्ट करने की एबिलिटी, वो है आपके स्लो पिच के अंदर। ऑब्वियसली अब वो बहुत देर तक काम कर सकता है ना, वो एरोबिकली काम कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, बट बहुत देर तक कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्लो स्लो भागना है, ठीक है, आपको जॉगिंग करनी है, तो जॉगिंग आप बड़े देर तक कर सकते हो, 1 घंटे तक भी कर सकते हो लगातार। ठीक है? बट यहीं अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको स्प्रिंट करना है, तो क्या स्प्रिंट आप लगातार 1 घंटे तक कर सकते हो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे? पॉसिबल है ऐसा? नहीं, नहीं कर पाओगे ना 1 घंटे तक, आप उसे कुछ सेकंड्स तक ही कर पाओगे मेंटेन। तो इसलिए स्लो ट्विच फाइबर्स होती हैं जो वो फटीग रेजिस्टेंस है, वो थकावट को रेजिस्ट कर सकती है, क्योंकि वो एरोबिकली काम करती है, धीरे धीरे काम कर रही है और बहुत लंबे समय तक कर सकती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे करती है। इसलिए वो फटीग रेजिस्टेंस, वो थकावट को रेजिस्ट कर सकती है। टाइप 2A जो है मॉडरेट होता है फटीग रेजिस्टेंस, मतलब थोड़ा देर तक आप काम कर सकते हो। बट जो टाइप 2B होती है वो आपकी फटीग रेजिस्टेंस नहीं होती भाई, वो बहुत जल्दी थक जाती है, बहुत जल्दी काम करती है, वो एक्सप्लोसिवली काम करती है। जैसे स्प्रिंट है, आपने किया स्प्रिंट, 8 to 10 सेकेंड्स के अंदर आप स्प्रिंट कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप और ज्यादा स्प्रिंट नहीं कर सकते, फिर आपको रेस्ट लेना पड़ता है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। फिर जाके आप वापस से कर पाओगे वैसी एक्टिविटी। है ना? जैसे कि आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, 1 रेप मैक्स कर रहे हो, वो सब आपका किस में आ जाएगा? टाइप 2B मसल फाइबर्स वहां पे ज्यादा रिक्रूट होते हैं। तो फटीग रेजिस्टेंस है, उस फटीग रेजिस्टेंस हाई किसकी होगी? स्लो ट्विच की, उसकी लो हो जाएगी। मायोग्लोबिन कंटेंट, मायोग्लोबिन कंटेंट क्या होता है? मायोग्लोबिन का मतलब होता है मसल प्रोटीन। मायो का मतलब हो गया मसल, ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन। अब जो ग्लोबिन है होता है ना, मसल ग्लो मतलब इसका मतलब क्या हो गया आपका? मसल प्रोटीन। अब मसल प्रोटीन जो है, इसका सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मेन ये चीज आप ध्यान रखना कि मसल प्रोटीन में ऑक्सीजन कैरिंग के एबिलिटी होती है। मीन्स जैसे आपका हीमोग्लोबिन है ना, HB, वो क्या करता है? वो आपके ब्लड प्रोटीन है जो कि ब्लड में आपके ऑक्सीजन को लेके जाता है। ऐसे ही मायोग्लोबिन क्या है? आपका मसल प्रोटीन है जो आपके मसल में ऑक्सीजन को लेके जाता है। ठीक है? इसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन कंटेंट किसका हाई होता है? ऑब्वियसली जहां पे आपका स्लो ट्विच है, क्योंकि एरोबिकली तो वही काम करता है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो काम करेगा, तो मायोग्लोबिन कंटेंट हाई किसके अंदर होंगे? स्लो ट्विच मसल फाइबर्स के अंदर ज्यादा होंगे। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी है, इसीलिए वो देर तक भी काम कर सकते हैं, और मायोग्लोबिन कंटेंट हाई भी उसके अंदर है। ठीक है? टाइप 2A के अंदर होते हैं मॉडरेट लेवल पे थोड़े बहुत, और टाइप 2B के अंदर तो लो है, मायोग्लोबिन कंटेंट है नहीं वहां पे, इसीलिए तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बहुत काम नहीं करता है।
ठीक है। ग्लाइकोजन कंटेंट की अगर बात करें तो वो लो हो जाएगा टाइप 1 के अंदर, यानी स्लो ट्विच के अंदर। ग्लाइकोजन कंटेंट मतलब ग्लूकोज का जो स्टोरेज है वो किसके अंदर होगा, लो हो जाएगा स्लो ट्विच में, मॉडरेट हो जाएगा टाइप 2 ए में, और हाई हो जाएगा टाइप 2 बी में। भैया ये आपका डिपेंडेंट ही ग्लाइकोजन पे होता है, मसल ग्लाइकोजन, है ना। ग्लूकोज का जो स्टोरेज है मसल के अंदर वो ज्यादा किसके अंदर होता है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर के अंदर होता है, क्योंकि वो एनारोबिकली काम करता है और ग्लाइकोजन को तोड़ के एनर्जी बनाता है। जो उसके पास स्टोरेज ग्लूकोज है ना मसल के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करेगा विदाउट ऑक्सीजन और एनर्जी बनाएगा। बट टाइप 1 जो है, यानी स्लो वाला जो है, वो आपके ग्लूकोज को यूज करेगा, फैटी एसिड्स को यूज करेगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनाएगा। ठीक है, बट ऐसा टाइप 2 बी नहीं करता, इसलिए ग्लाइकोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा टाइप 2 बी को होती है, इसलिए ग्लाइकोजन का कंटेंट भी वहां पे ज्यादा है। ओके। स्लो ट्विस्ट तो आपका ग्लाइकोजन कंटेंट कम होता है वहां पे। तो कलर जो है वो आपको रेड कलर किसका अपेयर होता है, आपको स्लो ट्विस्ट का, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई है। रेडिश व्हाइट जो है वो टाइप 2 ए का, और आपके टाइप 2 बी का होता है व्हाइट कलर, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ लो मायोग्लोबिन कंटेंट। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके मसल फाइबर्स हैं इनकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं ये। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, उनके अंदर ये जो रेशियो ऑफ मसल फाइबर्स है वो एवरेज होती है। एवरेज का मतलब बराबर है, ऑलमोस्ट। बट कुछ जेनेटिकली ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनके अंदर मसल फाइबर्स की रेशियो में डिफरेंस होता है। वो ब्लेस्ड होते हैं हाई, यानी टाइप 2 बी मसल फाइबर से वो ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं फास्ट ट्विच से। तो उनकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज भी ज्यादा होती हैं एक नॉर्मल इंसान से, मतलब वो ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं, फास्ट होते हैं, जैसे स्प्रिंटर्स हैं, जो स्पीडी इवेंट, जिनकी जो बहुत तेज भाग सकते हैं। मीन्स क्या है, वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिकली टाइप 2 बी मसल फाइबर्स का जो रेशियो है वो ज्यादा है। जो एवरेज पॉपुलेशन है ना, उनके अंदर तीनों मसल फाइबर्स की रेशियो जो होगी वो एवरेज होगी। ठीक है, ज्यादातर जो लोग हैं, बट कुछ जो है जिनको हम जेनेटिकली ब्लेस्ड कहते हैं, उनके अंदर किसी एक स्पेसिफिक मसल फाइबर्स की रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, जिस वजह से उनकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज भी ज्यादा है। याद रखना है इस बात को, इसीलिए वो उसको हम जेनेटिकली सुपीरियर मानते हैं कुछ एक कंडीशंस में। समझ रहे हो। अब आप बोलोगे सर कि हमारे लिए ये क्या काम में आता है। हमारे लिए नेचुरली अगर देखूं तो ये कोई काम में नहीं आता एज अ ट्रेनर, बट एज अ फिजियोलॉजिस्ट, एज अ टैलेंट आइडेंटिफायर, ये तब काम में बहुत ज्यादा आता है। हमारे लिए उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं। हमारे लिए क्या काम है इसका, अगर मैं हमारे स्कोप के हिसाब से बताऊं तो ट्रेनर के लिए इसका इतना काम नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई भी इंसान आया है वो अपनी बेटरमेंट के लिए आया है। तो वहां पे इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि ये स्लो ट्विस्ट से ज्यादा ब्लेस्ड है या फास्ट ट्विस्ट से ज्यादा ब्लेस्ड है। हाँ, आपकी टाइप ऑफ ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत मैटर कर सकता है वो। ठीक है। बट अगर बात करें यहाँ पे हम कि अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग डेवलपमेंट मॉडल बनाना है, मतलब किसी एक बच्चे को हमें उसको ओलंपिक्स में लेके जाना है, उसका इतना हमने सोचा हुआ है कि वो इस लेवल पे जाके खेलेगा स्पोर्ट्स में, तो वहां पे इसका बहुत यूज है। टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो आप बोलोगे सर ये पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर कौन से मसल फाइबर की क्या रेशो है। ये पता लगता है नेचुरली मसल बायोप्सी से। मसल बायोप्सी टेस्ट होता है, उससे पता लगता है कि हमारी बॉडी में जो रेशियो ऑफ मसल फाइबर्स है वो कैसी है। ठीक है। मतलब अगर मैं ये कर लेता हूं, मैंने मान लो मैंने अपना मसल मसल बायोप्सी टेस्ट कराया, उससे पता लगा कि मेरे बॉडी में नॉर्मल से एवरेज लोगों से ज्यादा रेशो आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की, इट मींस मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ ज्यादातर पॉपुलेशन से। मैं ज्यादा हेवी लिफ्टिंग में, ज्यादा स्पीडी इवेंट में बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरी एनारोबिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। स्ट्रेंथ स्पीड वाली कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं इन कामों में थोड़ा ज्यादा सुपीरियर होऊंगा नॉर्मल पॉपुलेशन से। समझ रहे हो। तो ये इससे आइडेंटिफाई करके पता लग सकता है मसल बायोप्सी टेस्ट से।
बट अगर आपके पास कोई आ रहा है क्लाइंट, तो आपका मसल बायोप्सी से तो इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने उसके उस करंट हेल्थ से उसको इम्प्रूवमेंट करवानी है उसकी। वो कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं प्ले कर रहा है। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको उसको ओलंपिक के लिए रेडी करना है, फिर शायद आप उसको इनिशियली देखते कि मसल बायोप्सी का क्या है सीन। क्योंकि अगर मान लो उसकी मसल बायोप्सी ऐसी है कि वो जेनेटिकली ब्लेस्ड ही नहीं है, उसके पास वो अमाउंट ऑफ फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ही नहीं है, उसके अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर की रेशो नेच जो जितना एवरेज लोगों के पास होती है उससे भी कम है, और वो ये एम कर रहा है कि उसने उस स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ऊपर जाना है, क्या वो जा सकता है? नहीं जा सकता। चाहे जितनी अच्छी प्रैक्टिस करा रहा हो, जितना अच्छे उसकी न्यूट्रिशन दे लो, जितना अच्छी उसकी ट्रेनिंग करवा लो, जो जैसे मर्जी एक्सपर्ट्स उसको दे दो, वो कभी आगे नहीं जा सकता, उस लेवल पे नहीं जा सकता। ठीक है ना? अगर आपको उस लेवल को क्रॉस करना है तो वो जेनेटिकल सुपीरियरिटी आपको चाहिए, क्योंकि आपके जो उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो एथलीट है, वो अपने जगह के वर्ल्ड के सबसे ब्लेस्ड लोग वहां तक पहुंचते हैं, जेनेटिकली ब्लेस्ड। ट्रेनिंग तो हर कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, या जितने भी लोग हैं सब कर सकते हैं। न्यूट्रिशन हर कोई बैलेंस कर सकता है ना? बट उस लेवल तक कौन पहुंच पाता है? जिसके जेनेटिक्स भी स्ट्रांग होते हैं उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को लेके। ठीक है, तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी मदद करता है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि गेम चूज, कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अगर हमें चूज करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। है ना? जैसे नॉर्मल में हम बोलते हैं ना कि करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस बहुत जरूरी है, अगर आपको आगे कुछ करियर में करना है तो हमें उसके लिए वो जरूरी है कि भाई आप किस जगह पे स्ट्रांग हो, आपका फॉटे क्या है ना? जैसे आपका पिच अच्छा है, आपका साउंड अच्छा है, अट्रैक्शन उसमें है, तो हम कहते हैं कि भाई अच्छा जर्नलिस्ट हो गया या फिर मीडिया हो गया, इन सारी चीजों पे आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा, ऐसी चीजों में एंकरिंग वगैरह हो गया। ओके, तो वैसा ही हम कैसे, इसी तरीके से हमारा जो स्पोर्ट्स में भी हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को जान करके हम अच्छे स्पोर्ट्स में उसे भेज सकते हैं, ताकि वो उस स्पोर्ट्स में बेटर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है। अब अगर मान लो इन्होंने ऐसा स्पोर्ट नहीं लिया होता किसी रीजन की वजह से, और इनके पेरेंट्स या इनकी फैमिली या इनका इन्वायरमेंट इन्हें यही अलाउ करता कि ये सिर्फ स्प्रिंटिंग कर सकते थे, स्प्रिंट गेम, क्या आपको लगता है कि ये इस लेवल पे अभी तक इनका नाम होता, इतनी पॉपुलैरिटी होती, या उस लेवल ऑफ अचीवमेंट इन्होंने आज तक जिंदगी में करी होती, उतना अचीव कर पाते ये कभी? शायद ये कभी नेशनल में भी गोल्ड नहीं ला सकते, नेशनल तो छोड़ दो, ये कभी स्टेट लेवल पे भी गोल्ड नहीं ला पाते। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ आपको? समझ पा रहे हो इस चीज को? अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि सर ऐसे बोल रहे हैं, अभी तो प्रैक्टिस करते तो इनकी स्प्रिंटिंग भी अच्छी हो जाती, क्योंकि सबसे ज्यादा तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। बट जेनेटिकली अगर हम उस चीज में स्ट्रांग नहीं है, तो आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, उनकी टेक्टिक्स अच्छी हो, टेक्निक अच्छी हो सकती है, उनको हम स्किलफुल बना सकते हैं, बट उनके कुछ बैरियर्स जो है ना, जो जेनेटिकल पोटेंशियल है उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता ना। आप फास्ट ट्विच मसल फाइबर थोड़ी कन्वर्ट कर दोगे उनमें ट्रेनिंग करवा कर, लग तो बहुत दूर की बात हो गई। लक तो दूसरी बात, वो तो किसी और ही डायरेक्शन में चले गए आप। अभी तो लक की बात ही नहीं हो रही है, लक की बात तब होती है जब दो सिमिलर तरह के लोग आपस में वो कर रहे हैं, तब लक की बात होती है। समझ रहे हो आप? जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पे लक की बात कर देते हैं हम कई बार। जैसे मान लो तो आपके बीच में मैच हुआ, क्रिकेट मैच चल रहा है, आपकी बैटिंग हो गई, और रात को शाम के टाइम पे मैच हो रहा है, और रात को ओस पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब वहां पे आप कह सकते हो कि यार मैं टॉस हार गया, अगर मैं टॉस जीत जाता तो शायद ये फायदा हो जाता मेरे को, स्टार्टिंग में मेरी बॉल गीली नहीं होती तो मेरे को ग्रिप करना इजी रहता, स्विंग अच्छा होता। यहां पे लक कह सकते हो आप। समझ रहे हो? जहां पे आपके कंट्रोल में नहीं ये चीज, यहां पे तो आपके कंट्रोल में है, इसकी लक की तो बात ही दूर हो गई। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसीलिए स्पोर्ट्स में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा
बड़ा फैक्टर है ये, बहुत ज्यादा समझने वाला फैक्टर है, आपके मसल बायोप्सी। इसी के थ्रू टैलेंट आइडेंटिफाई हो सकता है, और इसी के थ्रू आप उस बच्चे के, उस इंडिविजुअल के बेस्ट स्पोर्ट्स आपको आप उसे दे सकते हो, ताकि उस जगह पे जाके वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अभी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तो उतना ज्यादा नहीं होता, बट एनआईएस वगैरह में, साई वगैरह में, वहाँ पे बायोप्सी मशीन होती है जिससे आप जान सकते हो ये। और ये इनिशियली कहाँ पे हुआ था वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो जो स्पोर्टिंग नेशन है ना, जो स्ट्रांग है स्पोर्ट्स में, वो करते हैं ये बायोप्सी, मसल बायोप्सी क्या, और भी काफी सारे टेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, जो जैसे छोटे बच्चे हैं ना, उनके कुछ कंपलसरी स्पोर्ट्स होते हैं, उनको कंपलसरी स्पोर्ट्स देते हैं, एक जिम्नास्टिक हो गया और स्विमिंग हो गया, ये दो कंपलसरी स्पोर्ट्स होते हैं उनके, जो 5-6 साल की उम्र में ही उनको करने पड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर बच्चे के लिए जरूरी है, भले ही आपको साइंटिस्ट बनना हो, आपका स्कोप ऑफ फील्ड कुछ भी हो, आपको आगे एडवोकेसी करनी है, आपको आगे कुछ बनना है, ये तो कंपलसरी है आपके स्पोर्ट्स, स्कूलिंग में ही, शुरू में ही। इसीलिए वो स्पोर्टिंग कंट्रीज हैं, इसलिए इतना ज्यादा वो एडवांस है, क्योंकि वो हर चीज को स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं। अभी चलो हमारे उधर भी चीजें बेटर हो रही हैं, समझ रहे हैं लोग इस चीज को भी, अभी अलग से इनकी भी स्टडीज हो रही हैं। तो अब क्या हुआ कि इनको 5-6 साल की उम्र में ये दोनों स्पोर्ट्स बोल दिया, सबके लिए मैंडेटरी था ये तो। अब कुछ एक बच्चे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे जिनके लिए कुछ आपके स्पोर्ट्स मैंडेटरी कर दिए जाएंगे, बच्चे की स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब इनको हर स्पोर्ट्स खिलाया जाएगा, ऑलराउंड स्पोर्ट्स, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स हैं स्कूल के अंदर जो करवाए जाते हैं, जितने भी कोचेज हैं, हर स्पोर्ट्स का अलग अलग कोच होता है स्कूल में। हर स्पोर्ट्स आपको करवाया जाएगा एक सर्टेन एज तक, मान लो 12 ईयर्स तक आपको ये सारी चीजें करवाई गई। अब ये हर किसी का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का जो मॉड्यूल है वो अलग अलग है, यूएस का अलग है, चाइना का अलग है, यूके का अलग है, हर किसी का मॉड्यूल अलग अलग बना हुआ है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का, बट कुछ हद तक सिमिलर ही है। अब मान लो 12 साल तक इनको हर स्पोर्ट्स में खिलाया गया, मेनली एथलेटिक्स, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, मतलब पूरा एक्यूरेटली वैसे स्पोर्ट्स नहीं करवाए गए, बट ऐसी चीजें, ऐसे ट्रेड्स उनको इन गेम्स के अंदर करवाया गया, सॉकर खिलाई गई, क्रिकेट हो गया, बाकी गेम्स हो गया। अब इनका आ जाता है टेस्टिंग टाइम, जहां पे इनको सिलेक्ट करना पड़ता है एक स्पोर्ट, इनको नहीं, इनको इस चीज के लिए मदद करते हैं कोचेस और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वहां पे। अब इनकी टेस्टिंग होगी। अब टेस्टिंग कैसी होगी इनकी, इनकी फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग होगी। फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग जो अभी मैंने बताई थी आपको, जिसमें मसल बायोप्सी वगैरह टेस्ट होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग हो गया, मसल बायोप्सी टेस्ट हुआ इसके अंदर, इसके अंदर आपका कार्डियक हेल्थ टेस्ट हुआ, हार्ट हेल्थ, इसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ चेक हुआ, रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसी है आपकी, आपका कार्डियक हेल्थ कैसा है, वो सारी चीजें चेक हो गई। चलो भाई ये भी चेक कर लिया। उसके बाद हो गया आपकी फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस स्पेस टेस्ट होता है, इसमें आपका स्प्रिंट देखा जाएगा, कितना तेज आप भाग लेते हो, रनिंग कितनी है आपकी, आपकी जंप कितनी पावरफुल है, वर्टिकल जंप हो गया, ये सारी चीजें चेक करेंगे, मेजर की जाएंगी। उसके बाद आपके और भी एनाटॉमिकल टेस्ट भी होते हैं। एनाटॉमिकल टेस्ट में देखा जाएगा कि भैया आपकी हाइट कितनी बढ़ने वाली है ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन, और बहुत सारे इसमें और भी साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, एक्सरेज मशीन्स होती हैं, बोन टेस्टिंग होती है, ऑसिफिकेशन होती है, और फादर मदर के जो बैकग्राउंड है उसको भी समझा जाता है, हिस्टोरिकल टेस्टिंग होती है कुछ, उसमें पता लगता है कि बच्चे की हाइट कितनी ज्यादा होने वाली है ना, प्रिडिक्ट किया जाता है। तो ये सारी टेस्ट हो गई। मान लो फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग में देखा, इसकी मसल बायोप्सी भी अच्छी दिखी, फास्ट मसल फाइबर का रेशो देखा, कार्डियक हेल्थ अच्छा देखा, रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स अच्छा देखा, स्प्रिंटिंग में देखा इसको, ये भी यहाँ पे भी स्ट्रांग है, जंपिंग में देखा यहाँ पे भी स्ट्रांग है। और उसके बाद जब ये एनाटॉमिकल टेस्टिंग हुई तो ये पता लगा कि यार इसकी हाइट जो है वो ना 6 फीट से ऊपर जाने वाली है, 6.5 तक जाने वाली है। अब इसके अकॉर्डिंगली इसके लिए बेस्ट स्पोर्ट्स देखे जाएंगे, जहां पे इसकी फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छी होंगी और इसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है ना। अब इसके आगे सामने रख दिया, जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, स्प्रिंटिंग है,
अब ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो इसके ट्रेड्स के हिसाब से मैच करते हैं, इन स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा कर सकता है, बास्केट में अच्छा कर सकता है बिल्कुल, इसकी हाइट का एडवांटेज भी है वहां पे, इसके जंपिंग का एडवांटेजेस भी है वहां पे, और इसकी फिजियोलॉजिकल एडवांटेज भी इसको वहां पे मिल रहा है मसल वापसी की वजह से। अब क्या ये सुपीरियर होगा कि नहीं होगा बताओ बाकी लोगों से, जो हमारे उधर, हम अगर नॉर्मली मैं बोल दूं कि अरे मेरे को तो बास्केटबॉल पसंद है, मैं खेलने चले जाऊं, भले ही मेरी स्पीड अच्छी हो, बट क्या मैं 6.5 वाले को बीट कर पाऊंगा? बताओ। मैं सोचूं कि नहीं नहीं, स्किल्स ही इंपॉर्टेंट होती है, स्किल मैं रोज रोज कर रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हम बोल देते हैं, भाई चलो मैंने करा प्रैक्टिस, मैंने किया 2-3 साल प्रैक्टिस, और मैं बहुत स्पीडी हो गया, मेरी ड्रिल बहुत अच्छी हो गई, मेरी जो एबिलिटी है, ड्रिबलिंग एबिलिटी है बहुत अच्छी है। मेरी हाइट है 5.6, उसकी हाइट है 6.5। मैं, आपको लगता है मैं बास्केट कर पाऊंगा कभी उसके सामने? जो कि मेरे से फिजियोलॉजिकली भी स्ट्रांग है, जंपिंग एबिलिटी में भी स्ट्रांग है, उसकी रीच मेरे से ज्यादा है, मैं जितना कूदता हूँ उससे डबल वो कूद पा रहा है। और अगर ब्लॉकिंग स्किल्स की बात करें तो अगर मेरे हाथ आगे ऐसे कर दे वो ऊपर ऐसे, तो मैं नीचे से जो शॉट ले रहा हूं, क्या वो कभी बास्केट हो पाएगा? अगर 10 अटेम्प्ट लूंगा तो शायद एक में पॉसिबिलिटी है कि मैं मेरा हो जाए, बट अगर वो जितने भी शॉट्स लेगा उसमें से 7 या 8 टाइम्स वो सक्सीड हो पाएगा, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकली मेरे से स्ट्रांग है, हाइट एनाटॉमिकली मेरे से स्ट्रांग है ना, उसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। तो इससे समझ में आया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये मॉड्यूल्स होते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि यार ऐसा क्या ही है कि हमारे और उनमें क्या ही डिफरेंस है ऐसा सबसे बड़ा, कि वो उनके इतने मेडल्स आते हैं ओलंपिक्स में, उनके 2000+ मेडल्स है ओलंपिक्स में, हमारे टोटल 50 के अंदर भी नहीं है। उनके एक बंदा ही एक ओलंपिक में 5-5 8-8 मेडल ले जाता है, हमारे पूरे कंट्री के सिर्फ 4-5 मेडल आ पाते हैं, वो भी ब्रॉन्ज सिल्वर ब्रॉन्ज सिल्वर, और उनका सिर्फ एक बंदा 6-6 7-7 मेडल लेके जाता है, क्योंकि वो, ऐसा नहीं कि जेनेटिकली ब्लेस्ड है, ऐसा नहीं कि हम नहीं है ब्लेस्ड, बट प्रॉब्लम ये है कि वो, उनका एजुकेशन, उनका ये जो मैकेनिक्स वाला फील्ड है, फिजियोलॉजिकल फील्ड है, इन पे ज्यादा वो स्टडी करते हैं, और हमारे वहां पे सिर्फ चलता है क्या, इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा पड़ता है, भाई अच्छा क्रिकेट है तो यही खेलेंगे हम भी, क्योंकि दिखता ही वही है, आगे कुछ बताता ही नहीं, हो सकता है कि, हो सकता है हम में से कोई ऐसा प्लेयर होता है जो ओलंपिक में बीट कर सकता था किसी ऐसे स्पेसिफिक स्पोर्ट में, हो सकता है, बट हमें तो हमारी टैलेंट का पता ही नहीं लगा, क्योंकि हमारे स्कूल में तो बोला जाता था कि यार हेल्थ एंड फिटनेस जो है, जो ट्रेनिंग है, फिजिकल एजुकेशन जो है, वो सिर्फ क्या है, पीटी, हमें तो सिर्फ ये बताते थे सर। बहुत सारे ऐसे रेयर होंगे हम में से लोग जिनके स्कूल में उनको एथलेटिक्स के बारे में पता था, बहुत सारे को, बहुत रेयर होगा कि उनको इवेंट्स के बारे में पता था, कि अच्छा पोल वॉल्ट भी होता है कोई चीज, अच्छा हाई जंप भी कोई चीज होती है, लॉन्ग जंप भी होता है, ट्रिपल जंप भी होता है, किसको पता था बताओ 12th तक? शायद उसके बाद पता लगा हो, शायद हमारे स्कूल में कोई बास्केटबॉल जैसा स्पोर्ट्स ही नहीं था, शायद हमारे स्कूल में कोई फुटबॉल जैसा स्पोर्ट्स ही नहीं खिलाया गया, कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ही नहीं हुए करते थे, हमारे इंटर क्लास कंपटीशन नहीं हुआ करते थे, हमारे स्कूल में फील्ड ही नहीं था इतना, हमारे स्कूल में सॉकर खिलाया ही नहीं गया कभी जिंदगी में, हो सकता है आप सबसे बेस्ट प्लेयर थे, हो सकते थे, आपके जेनेटिकल पोटेंशियल वैसे थे जो मैच करते थे उसके साथ, बट हमें पता ही नहीं लगा कभी, क्योंकि हमने वो स्पोर्ट्स के बारे में सुना ही नहीं कभी, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो क्रिकेट ही दिखाया जाता है, दिखता हमारे आगे वही है, तो हमें लगता है कि सिर्फ यही है। समझ रहे हो इस बात को? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारा स्कोप, जो ये फील्ड है ना, ये बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, बट इतना ज्यादा काम होता नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इसको एक पुशअप पुल अप्स लेके समझ लेते हैं लोग कि यही है सिर्फ, और कुछ है नहीं, बट इसके एडवांस अगर हम देखें तो बहुत कुछ है। तो चलो अभी तो बेटर हो रही है चीजें धीरे धीरे करके, पहले तो बहुत खराब थी, अभी तो बहुत हद तक अच्छी हो गई हैं।
है ना। अब इसके स्पेशलाइज्ड अभी अभी जो एनएपी है उसमें भी बहुत सारी चीजें बेटर हुई हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, भैया स्कूल में भी ये इम्पोर्टेंट होगा करिकुलर एक्टिविटीज। और उसके बाद भी स्पोर्ट्स कोचिंग होंगी, हर स्कूल में अलग अलग कोचेस दिए जाएंगे, क्योंकि स्पेशल अपनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे और उनको खिलाएंगे। ठीक है। और अब तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं जहाँ पे कि सिर्फ स्पोर्ट्स की स्टडी होगी, बायोमैकेनिक्स की स्टडी होगी, फिजियोलॉजी की स्टडी होगी, ट्रेनिंग की स्टडी होगी। ठीक है ना। मणिपुर में भी एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली है। अभी रोहतक में हरियाणा में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन हुई होने वाली है। दिल्ली में तो है ही ऑलरेडी। यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो अभी बहुत चीजें बेटर हो रही हैं, अपने पास बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। जितने ज्यादा कोर्सेज होंगे, जितनी ज्यादा स्टडी होगी इस चीज की, उतने ज्यादा एडवांस लोग निकलेंगे, उतने ज्यादा कोचेस आएंगे, उतने ज्यादा अच्छे ट्रेनर्स आएंगे, और उतना फायदा हम लोगों को होगा इस फील्ड में भी, और मतलब जो इस फील्ड से कनेक्टेड फील्ड्स हैं उनमें भी। है ना।